रहा है। चलो, सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स। आवाज ही नहीं है वहां से। हाँ, क्लैप योर हैंड्स एंड गेट चार्ज। क्लैप योर हैंड्स एंड गेट। ओके, तो हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। जो भी सीखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉरी आई एम लेट टुडे, आई डोंट लाइक 10 मिनट इज अ वेरी बिग टाइम यार। मतलब मैं ऑफिस में, मुझे काम था, आई हैड कम ऑलरेडी, सो आई हैड सेंड माय लैपटॉप, बट आई हैड सम वर्क इन ऑफिस, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। बट ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम स्टार्ट करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से कंटिन्यू करेंगे। आपके जो होमवर्क है, आनंद सर ने आपको जो भी बोला वो सुनना मत, जस्ट इग्नोर। हाँ, क्या दिखाया है? हाँ, चालू, अवघड आहे। ठीक है, चलो। गूगल किया आपने? गूगल किया आपने? तो मेरा नाम नहीं आता उधर। चलो ठीक है, आगे जाएंगे। चलो, हाँ, मैंने आपको आखिरी में बेटा क्या बताया था? एटीसी के बारे में। कल के लेक्चर में आपको क्या बताया था लास्ट में? एटीसी, नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स के लिए एटीसी मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए एटीसी मिलता है क्या? यस। वॉल्यूम बढ़ाना थोड़ा सा। एटीसी मिलता है क्या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए? यस। तो कितने दिन गायब थी रे, क्लास में नहीं आई? तो ऑनलाइन किया था पक्का? हाँ, यू आर नॉट इन द क्लास। Yes, 2 days you are not there. Sunday you are not there. Monday you are not there. I know that. Slowly and steadily I will know who's sitting where. By your faces I'll be able to tell you कौन क्लास आ रहा है, कौन क्लास नहीं आ रहा है। तो सबको क्लास रेगुलरली अटेंड करना ही है। डू यू गेट दैट? यस। चलो, नाउ अब देखो यहाँ पे होमवर्क आपका पहले मैं चेक कर लूँ क्या? कौन से क्वेश्चन है हमारे? क्या थोड़ा सॉल्विंग कर दे फिर होमवर्क चेक कर लूँ? कल का कौन सा था? एक 5 था क्या? पहले 5 भी एक पेंडिंग है ना। तो 5 तो किस इस लड़की ने सॉल्व किया, तो पहले वो ही देख लेती हूँ। मैं पुस्तक देता। थैंक यू। चलो, पेज नंबर बोलो मुझे। पेज नंबर क्या? 19। कौन सा था इसका होमवर्क? अच्छा, YouTube पे जो बच्चे देख रहे हैं, आज लास्ट डे ऑन YouTube, वो लगाने हमने तो ऐप पे शिफ्ट कर दिया था, स्टार्ट किया था, बट हमने YouTube पे आज प्ले किया है। कल से लेक्चर YouTube पे नहीं होगा, इट विल ओनली बी ऑन ऐप। गेट योर क्वेरी सॉल्व्ड ASAP। ओके, राइट। सो लेट्स सी हियर नाउ। श्रीमती राजलक्ष्मी का क्वेश्चन था ना? किधर गया? तूने सॉल्व किया था ना बेटा? कहाँ सॉल्व किया तूने? किधर गया वो? किसने कल लिखा था ना क्वेश्चन? हाँ, मिल गया। Okay, here we go. Let's check. First, you should always write down the facts. I'll check question number 5. So, the student, she has solved it. Let's check. यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, Rajlakshmi owns a house. The municipal value is 5 lakhs. Standard rent, property is let out for 50,000 up to December. Thereafter, tenant vacated and she used the house for her residence. तो tenant ने घर खाली करने के बाद has she used it for her residence?
Yes, tell me, has she used it for her residence? Yes. So if she's used it for her residence, then what is going to happen? Then it is LO for 9 months and it is SO for 3 months. So SO for 3 months and LO for 9 months. What is the conclusion? You should treat it as LO. बोलो बोलो जल्दी, क्या conclusion क्या है? Treated as LO. तो यहाँ LO लिखेंगे, 9 months नहीं लिखेंगे, सिर्फ LO लिखेंगे, 9 months लिखने की जरूरत नहीं है. GAV मैं चेक करती हूँ उसका. ओके, तो स्टेप 1, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, इज इट 4,80,000? यस. एनुअल रेंट, अगर वो 3 महीने के लिए एसओ है तो आपको 3 महीने का रेंट कोई देने वाला है क्या? नहीं. तो आपको रेंट कितना मिलने वाला है? 50,000 इंटू 9 months. इज दैट 4,50,000? यस. डू यू हैव एनी अनरियलाइज रेंट? अरे बोलो ना बेटा, कितना है अनरियलाइज रेंट? 1 lakh. 2 months rent is unrealized. Okay. So you have unrealized rent of 1 lakh, that is 2 months. उसके बाद is there loss due to vacancy? है क्या? नहीं है. So this comes to 3,50,000. Ayo, is this coming to 3,50,000? Yes. So is step 3 applicable? No, because there is no vacancy. SO period cannot be treated as vacancy. Can the SO period be treated as vacancy? No, the SO period cannot be treated as vacancy. I can't treat the SO period as vacancy. Is that clear to everybody? Yes. So this is not applicable. तो फाइनल GAV स्टेप 1 और स्टेप 2 whichever is higher. तो क्या आपका फाइनल GAV 4,50,000 आ रहा है? यस. अरे चेक करो ना. सॉरी ये 480 है. सॉरी. इज इट कमिंग टू 480? यस. तो बेटा यहाँ देखो 480 आएगा माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस 60,000. डाउट है क्या GAV कैलकुलेशन में? डज एनीबडी हैव डाउट इन GAV कैलकुलेशन? अरे पूछो ना यार. हाँ बोलो, डाउट है क्या? पूछो. अरे यार आंसर ना. एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नो. अच्छा, तो 420 का 30%, 126. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल स्ट्रेट अवे. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,69,000. डज एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? पक्का? अमर मला चॉकलेट्स दे. ठीक है क्या? अरे सही है ना. हाँ, अब मैं पहले एक ही क्वेश्चन बचा है तो वो हम बेटा आके लेके जाते रहे चॉकलेट्स. तो जो भी होमवर्क सॉल्व करता है गेट्स. कम फास्ट एंड टेक. कम टेक. वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड. ओके. नाउ एक और होमवर्क है, ब्रेक होगा 2-5 मिनट का. कोई भी आके आईपैड पे सॉल्व कर देना तो मैं आज ही वो चेक कर लूंगी. जैसे उसने कल किया था, आज भी 5 मिनट में somebody come and solve it. ठीक है. नाउ लेट मी गो अहेड. मैं कल आपको पढ़ा रही थी एक बहुत भारी कॉन्सेप्ट. ओ माय गॉड, कॉन्सेप्ट का नाम था इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 3 साल बाद, लोन लिया आज या 2 साल बाद बोलेंगे. ईयर 1 में लोन लिया. एवरीबडी सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉट स्ट्रेट, आई कांटेक्ट विथ योर टीचर. ईयर 1 में मैंने क्या लिया? लोन. घर है क्या? नहीं. पेमेंट चालू किया? हाँ. ईयर 2 में लोन अभी भी चालू है. बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो क्या? हाँ. ईयर 3 में घर आ गया. ईयर 1 ईयर 2 में घर नहीं था, बैंक को इंटरेस्ट पे कर दिया, इनकम टैक्स में कंसिडर नहीं किया. घर कंस्ट्रक्ट होने के पहले वाले 31 मार्च तक क्या क्या क्या? घर कंस्ट्रक्शन होने से पहले वाले ईयर तक. ईयर कहाँ खत्म होता है? 31 मार्च. तो यू डोंट हैव टू डू ऑनलाइन क्लासेस, यू हैव टू कम हियर. या यू आर एब्सेंट ऑन मंडे. यस. क्या बोलते हैं? पानी भर गया था? तू भी नहीं आया था ना? नहीं, तेरे बाजू वाला. हाँ, वो भी नहीं आया था, वो आगे वाले भी नहीं आई थी. यू डोंट हैव टू. आज अटेंडेंस इज बेटर. डोंट डू दिस. कम टू क्लासेस रेगुलरली. ओके. एंड इफ यू मिस, सी टू इट दैट द लेक्चर में बैकलॉग नहीं है. मुझे कोई भी लेक्चर में क्या नहीं चाहिए? बैकलॉग नहीं चाहिए. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. चलो अब सुन के लेना. 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो बैंक को पे कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स वर्किंग में कंसिडर नहीं हुआ. ईयर 3 में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. मतलब प्रॉब्लम कहां तक होता है? प्री कंस्ट्रक्शन कहां तक होता है? जिस डेट को घर का कंस्ट्रक्शन हो गया उसके पहले वाले 31 मार्च तक, उसके पहले वाले 31 मार्च तक. बराबर है ना? दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन. इज एवरीबडी ओके विद दैट? यस. सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ रोहिणी, रवि और समथिंग लाइक दैट. शुड बी क्वेश्चन नंबर 10. Yeah, let's do 10, then 11 and 12 will be for homework. मैं 12 एक बार पढ़ लूंगी और देखूंगी क्या है. अब हम सॉल्व करेंगे. तुमने आनंद सर को लंदन के घर के बारे में पूछा कि नहीं पूछा? वो मुद्दे से भटक गए तुम लोग. मुद्दा क्या था? आनंद सर का लंदन वाला घर.
फिर वो तुम मेरे स्टूडेंट होके भी तुमको मुद्दे से भटक कैसे गए तुम लोगों ने? तुमको मैंने सिखाया ना मुद्दे से भटकने का नहीं। मुद्दा क्या था उधर? फिर क्या? टैक्स की टीचर है, कुछ कमाती नहीं है, टैक्स भी नहीं पे करती है। Question number 10. Okay, let's start. Mrs. Rohini Ravi, a citizen of USA, is a resident. So she is a citizen of USA, but she is a ROR. क्या है वो? ROR. अच्छा, एक मिनट. हाँ. So she is a ROR. ROR होता है ना, तो उनको इंडियन इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है और बाहर होगा तो भी टैक्स देना पड़ता है। ये ROR, NR, ये सब क्या होता है, ये कहाँ सीखेंगे हम डिटेल में? इन द चैप्टर ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ओ माय गॉड, वी आर गोना लर्न इट इन द चैप्टर ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। अब during the financial year 24-25, that's fine. She owns a house property in LA, US, which is used as a residence. The annual value of the property is $20,000. Value of $1 may be taken as 75 rupees. She took ownership and possession of a flat in Chennai. अच्छा, तो पहला तो घर किधर है? US में, तो US सर्कल करो। अब US में है, बोलो बोलो, पहला घर किधर है? यूएस में। दूसरा घर किधर है? चेन्नई में। ओ माय गॉड, हियर आई हैव टू टीच यू वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वो आईसीआई के एकदम सुपर डुपर फेवरेट कॉन्सेप्ट है एकदम। एचपी के चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, उसके बगैर एग्जाम को हम जा ही नहीं सकते। वो 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क वाली एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब देखो, चेन्नई में 1 जुलाई 24 शी बॉट अ हाउस ऑन 1 जुलाई 24 विच इज यूज फॉर एसओ। अच्छा, तो यूएस में भी रह रही थी और चेन्नई वाले घर में भी रहने के लिए यूज किया। द फ्लैट वॉज यूज बाय हर फॉर 7 months ओनली ड्यूरिंग द ईयर, विच इज ओके। एसओ घर खाली हो सकता है। मेरे पास 2 एसओ घर है, तो मैं एक जगह 6 महीने रह सकती हूँ, एक जगह 4, एक जगह रिमेनिंग टाइम। तो कोई एसओ वाला घर वेकेंट हो सकता है क्या थोड़े दिनों के लिए? हाँ, उसमें फर्क नहीं पड़ता। वैकेंसी का हमें कैलकुलेशन में कहाँ फर्क पड़ता है? एलओ में, बराबर है ना? हाँ। The municipal value of the property is 3,84,000 per annum and the fair rent is 4,20,000 per annum. She paid the following to the corporation of Chennai. तो चेन्नई का क्या पे किया उसने? लोकल टैक्सेस, ओके। प्रॉपर्टी टैक्स पे किया 16,200, सीवरेज टैक्स 1800। सीवरेज टैक्स बोलो, प्रॉपर्टी टैक्स बोलो, सबका एक ही कंक्लूजन है, क्या? लोकल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस। कैन दैट बी अलाउड? यस, बट इट इज अलाउड ओनली इन एलओ एंड डीएलओ। म्युनिसिपल टैक्सेस, इज इट अलाउड फॉर एसओ? नो, इट इज नॉट अलाउड फॉर एसओ। शी हैड टेकन अ लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन जून 22 फॉर परचेजिंग दिस फ्लैट। सो चेन्नई का जो घर है उसको परचेज करने के लिए उसने लोन लिया था। ये लोन किस प्रॉपर्टी के लिए लिया था? यहां लिखेंगे फॉर चेन्नई प्रॉपर्टी। स्क्रीन क्लियर नहीं है मैम, सबको ऐसा प्रॉब्लम है क्या? पूर्वा, एक दूसरे को हेल्प करो, ऐप पे थोड़ा वॉल्यूम बढ़वा। फॉर चेन्नई प्रॉपर्टी, यस। अब देखो, she had a house in Bangalore. Very good. Now this is a very very important point. Okay, listen very carefully. She had a house property in Bangalore which was sold in March 21. In respect of this house, she received arrears of rent. This amount has not been charged to tax earlier. Compute income chargeable from house property for Mrs. Rohini Ravi if she has exercised the option of shifting out of default scheme. Shifting out of default scheme मतलब she is following the new old regime. डिफॉल्ट 100 एंड बैक नहीं ले रही है, बैक से बाहर आ रही है। बैक लेगी तो क्या होगा, हमने नहीं सीखा है। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द मॉड्यूल आल्सो आर शिफ्टिंग आउट ऑफ बैक। बैक हमें मॉड्यूल भी कहाँ सिखाता है? आखिरी के चैप्टर में, लगभग टुवर्ड्स द एंड। 5 हेड्स के बाद आपको बैक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वुड योर आंसर चेंज इफ शी पेज? अच्छा, इन्होंने बैक भी पूछ ही लिया, बेस्ट है, तो बैक भी बता ही दूंगी इधर। तो उन्होंने बोला दोनों तरीके से बता दो। उसने बैक लिया तो क्या होगा, बैक नहीं लिया तो क्या होगा। पहले वो सब जाने दो, बैक लिया कि बैक नहीं लिया। पहले एचपी का फैक्ट्स देखो। क्वेश्चन ने हमको इंस्ट्रक्शन क्या दिया है? कंप्यूट, अंडरलाइन, इनकम चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। वाओ, कंप्यूट इनकम चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, बराबर है क्या? So you have to compute income chargeable under house property. सही है? Okay.
अब 2 मिनट के लिए हम सुन के लेंगे मुझे क्या कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है? पे अटेंशन एंड लिसन टू सम कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू टीच. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज, नोट्स में बहुत अच्छे से दिया है इसलिए वहाँ अभी हम लिखेंगे नहीं नोटबुक में, नोट्स में से मार्क करके दिखाऊंगी, ठीक है? पहले समझ के लो. कॉन्सेप्ट का नाम है एरियर्स ऑफ रेंट. क्या नाम है? एरियर्स ऑफ रेंट. अब एरियर्स ऑफ रेंट में क्या होगा? एरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है? ओल्ड आउटस्टैंडिंग रेंट. क्या होता है एरियर्स ऑफ रेंट? आउटस्टैंडिंग. एरियर का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग. मतलब जिस साल का था तब आपने दिया नहीं. एरियर्स ऑफ रेंट एक कॉन्सेप्ट है अलग जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ. एरियर्स ऑफ रेंट में क्या होता है ध्यान से सुन के लो, ठीक है? आपके लिए ओके? स्क्रीन वगैरह ऑन किया है, वहां पे हो गया, ठीक है? अब देखना एरियर्स ऑफ रेंट में क्या होता है. एरियर्स ऑफ रेंट में लेट्स टेक एन एग्जांपल. बैंक, मैंने प्रॉपर्टी बैंक को रेंट पे दिया. किसको रेंट पे दिया? सो आई हैव दिस प्रॉपर्टी एंड आई गिव इट ऑन रेंट टू बैंक. अब बैंक को मैंने जब रेंट पे दिया बेटा, मैंने बैंक को बोला था, हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि हम रेंट चार्ज करेंगे 12,000 पर मंथ. कितना रेंट चार्ज करेंगे? 12,000 पर मंथ. साल हो गया तो मैं वापस बैंक में मिलने गई. मैंने बोला नहीं नहीं अभी तो प्रॉपर्टी का रेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो लेट्स इंक्रीज. सो आई से कि अभी रेंट इंक्रीज करके 15,000 पर मंथ करते. कितना करते बेटा? 15,000 पर मंथ. ओहो, रेंट कितना करेंगे? 15,000 पर मंथ. तो पहले तो मैंने रेंट, हमारा एग्रीमेंट 12,000 का हुआ, फिर मैंने बोला रेंट है ना, लेट अस इंक्रीज द रेंट. क्या बोला मैंने? लेट अस इंक्रीज द रेंट. एंड ये जो रेंट है वो 12,000 की जगह अब कितना करेंगे? 15,000 पर मंथ. ऐसे मैं बैंक में गई. बैंक में जाने के बाद बैंक ने बोला नहीं 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 देखो हम डिसीजन नहीं ले सकते, बैंक है. मैनेजर बोलता है मैं कैसे लूंगा डिसीजन? हेड ऑफिस इज देयर, जोनल ऑफिस इज देयर, दे विल टेक द डिसीजन. तो मैं आपका जो प्रपोजल है वहां पे फॉरवर्ड करता हूँ. जैसे ही वहां से एक्सेप्ट हो गया तो हम रेंट बढ़ा देंगे. तब तक मैं आपको रेंट जो है 12,000 के हिसाब से ही दूंगा. ओके है क्या? अब अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. तो पहला है कि आपका एग्जिस्टिंग रेंट 12,000 था, रेंट बढ़ा के हमने 15 कर दिया, बट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. किसके लिए रिक्वायर्ड है अप्रूवल? अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर द इंक्रीज. बराबर ना? तो अप्रूवल इज रिसीव्ड आफ्टर अ ईयर. अज्यूम कर लो अप्रूवल इज रिसीव्ड आफ्टर अ ईयर. तो एक साल के बाद अप्रूवल मिल गया और बैंक ने बोल दिया हाँ हाँ अभी इस पूरे साल का रेंट 12 नहीं, अब 15,000 के हिसाब से पे कर दो. तो बैंक मैनेजर कॉल्स मी, सेज ग्रेट, आप आ जाओ, आपको चेक देना है, एरियर्स का चेक देना है. किसका चेक देना है? एरियर्स. वो बोलेगा हमने आपको रेंट कितने से दिया? 12, लेकिन हमको अप्रूवल कितने का मिल गया है? 15. तो हर महीने का डिफरेंस कितना है? 3,000. व्हाट इज द 3,000 कॉल्ड एज? एरियर्स ऑफ रेंट. हाँ क्यों? तो मैम तभी क्यों नहीं 15 दिया था? अरे तब तक अप्रूवल नहीं मिला था. मैनेजर बोलता है मैं बिना अप्रूवल के कैसे दे सकता हूँ आपको? हमारा रेंट एग्रीमेंट 12 का है तो मैं 12 का ही दूंगा. जब ऊपर से अप्रूवल मिलेगा तब मैं रेंट इंक्रीज करके दूंगा आपको. अरे सही है ना? तो मैं अभी तो रेंट इंक्रीज करके नहीं दे सकता. तो अप्रूवल इज कमिंग आफ्टर अ ईयर. तो ये जो एरियर्स ऑफ रेंट है ना बेटा, क्या बेटा? एरियर्स ऑफ रेंट. एरियर्स ऑफ रेंट इज आउटस्टैंडिंग रेंट जो मिलना चाहिए था लेकिन आपको मिला नहीं. तो एरियर्स ऑफ रेंट आपको 3,000. आइयो 3,000 कैसे आया बोलो मुझे? 15 माइनस 12. सो जो 3,000 पर मंथ है, 3,000 इंटू 12, तो ये कितना आ रहा है? 36,000. तो ये जो 36,000 है ये आपको चेक मिलेगा. अब ये कब मिला? साल खत्म होने के बाद. एरियर्स ऑफ रेंट की एक खास बात होती है, एरियर्स ऑफ रेंट इज टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट. जब मिलेगा तब टैक्स करेंगे, क्योंकि गारंटी नहीं ना अप्रूवल हुआ नहीं हुआ. मैं अभी से 15,000 का रेंट कैसे ले सकता हूँ? अगर बैंक जोनल ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया होता तो मिलता क्या मुझे रेंट? नहीं. तो एरियर्स ऑफ रेंट की कुछ खास बात है. ओके, एरियर्स ऑफ रेंट आपकी कमाई है या कमाई नहीं है? कमाई है. हाँ, अब इसके कुछ टैक्स ट्रीटमेंट. इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो ये है कि एरियर्स ऑफ रेंट इज टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ, कौन सी ईयर में टैक्स करते हैं? इन द ईयर ऑफ रिसीट. एक्चुअली ये रेंट बिलोंग कर रहा है लास्ट ईयर को, फिर भी आई विल टैक्स इट इन द ईयर ऑफ रिसीट. सो एरियर्स ऑफ रेंट इज टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ रिसीट में टैक्स होता है. इट इज ऑलवेज टैक्स्ड अंडर एचपी. कौन से हेड में टैक्स होगा? ऑलवेज टैक्स्ड अंडर, always it will be taxed under income from HP, even if property, even if assessee is owner or not the owner of the property. Even if assessee is owner or
not the owner of the property. Ma'am, how is that possible? What do you mean by owner and not the owner of the property? I'll tell you. बाय द टाइम अप्रूवल कम्स, बहुत टाइम लग गया, तब तक मैंने मेरा प्रॉपर्टी बेच दिया, बट वो आके मुझे देके जाते, बैंक बोलता नहीं नहीं आपका 12 नहीं था, रेंट 15 था, मे बी फिर मैंने बोल दिया कि नहीं अभी मुझे ना रिटायर होना है, ये प्रॉपर्टी बेच देनी है, मुझे पैसे चाहिए, आई एम इन नीड ऑफ मनी, वट एवर कुड बी द रीजन, आई डिसाइडेड टू सेल द प्रॉपर्टी. सो व्हेन आई गॉट द चेक ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, आई मे स्टिल बी द ओनर or I may not be the owner, doesn't matter. But is that 36,000 relating to your property when you were the owner? Yes. So 36,000 will be arrears of rent. It will always be taxed in the year of receipt, and hamesha it will be taxed under income from house property, even if you own the property or you do not own the property. And 30% standard deduction is available. 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल. अरे आज भी एनएवी से 30% मिलता है ना, तो बैंक इनकम टैक्सेस लेट्स कंटिन्यू विद द सेम बेनिफिट. जैसे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, इसमें से भी दे देंगे. तो ये 4 पॉइंट्स. अब इसमें से आईसीआई का ये सबसे फेवरेट है कि प्रॉपर्टी बेच दी, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है बैंगलोर का घर आपने कब बेचा. अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखते हो एवरीबडी, ये देखा बैंगलोर का घर इज सोल्ड इन मार्च 21. मार्च 21 में बेचने पे कैपिटल गेन भी आया होगा, वो कैपिटल गेन भी आया होगा तो वो मार्च 21 में हो गया. बैंगलोर प्रॉपर्टी वाज सोल्ड इन मार्च 21, बट in respect of this house she received 60,000 as arrears in March 25. तो ये जो 60,000 है is called as arrears. Arrears is taxed in the year of receipt. It is always taxed under income from house property. It is always taxed in HP even if you continue to be the owner or you're not the owner of the house property. Do you understand that? Yes. Now and you will get 30% standard deduction. तो इस क्वेश्चन में एसएससी के पास 2 ही घर है, एक यूएस में और एक चेन्नई में. यूएस वाला भी और चेन्नई वाला घर भी दोनों एसओ माने जाएंगे, बिकॉज यू कैन ट्रीट 2 हाउसेज एज एसओ. तो यूएस वाला घर भी एसओ, चेन्नई वाला घर भी एसओ. नहीं मैम बैंगलोर में घर है. अरे क्वेश्चन बर्ग नीट क्या है, क्वेश्चन बर्ग क्या बोलने का, क्वेश्चन बर्ग मतलब क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन में बोला है कि बैंगलोर वाला घर मार्च 21 में बेच दिया, उसमें से 60,000 एरियर्स मिला. तो यहाँ इनकम होंगे 3, एक एसओ प्रॉपर्टी का यूएस वाला, एक एसओ प्रॉपर्टी चेन्नई वाला और एक एरियर्स ऑफ रेंट हम उसमें ऐड करेंगे. तो प्रेजेंटेशन कैसा होगा मैं दिखाऊंगी आपको, बराबर है. यस. अब सुनो, just like this arrears there is another concept. ओके, जस्ट लाइक दिस एरियर्स. ये आईसीआई की फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये वाला, क्योंकि ना जानबूझ के ये देखो, अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे तो लास्ट टाइम ये मॉड्यूल में क्वेश्चन था. कहाँ था ये क्वेश्चन? मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है. एचपी में कोई चेंज नहीं है तो ये क्वेश्चन कंटिन्यू होगा. तो ये उनका फेवरेट एडजस्टमेंट कि घर बेच दिया और उसमें से रेंट मिला एरियर्स, तो वो एरियर्स फिर भी कहाँ टैक्स होगा? इनकम फ्रॉम एचपी. अब जस्ट लाइक दिस, now listen to another concept which is similar to this, absolutely similar to this. Now listen very carefully. बेटा अगर मुझे रेंट मिलता है, आई गेट रेंट रिसीव्ड, इसको क्या मानोगे? इनकम मानोगे या खर्चा मानोगे? पक्का. रेंट रिसीव हुआ तो ये क्या हुआ आपका? पक्का. रेंट रिसीव्ड. सेकेंड, अनरियलाइज रेंट मतलब बैड डेट्स मिला ही नहीं, तो ये क्या हुआ आपका? इनकम हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ? अनरियलाइज रेंट. ये आपका क्या हुआ? लॉस हुआ ना आपका. दैट इज वाई इसको हम क्या करते हैं? डिडक्टेड फ्रॉम स्टेप 2. जब तुम स्टेप 2 कैलकुलेट करते हो एआर, कैसे करते हैं हम स्टेप 2? एक्चुअल एनुअल रेंट फॉर 12 रिसीव्ड और रिसीवेबल लेस अनरियलाइज रेंट लेस लॉस ड्यू टू वेकेंसी. अरे झेपता है कि नहीं झेपता है? तो ये हम माइनस करते. थर्ड, कभी कभी अनरियलाइज रेंट, देखो अब मैं क्या लिख रही हूँ, रिकवर्ड. अब ये क्या हुआ आपका? इनकम हुआ या नुकसान हुआ या फायदा हुआ? देखो मुझे जब रेंट मिलता है ये मेरा फायदा है, मेरी कमाई है, इनकम दिखाते हैं बिल्कुल, जीएवी में स्टेप 2 में आता है. अगर अनरियलाइज रेंट हुआ, बैड डेट्स हुआ, ओहो क्या हुआ? बैड डेट्स. बैड डेट्स मतलब मेरा नुकसान है, तो नुकसान है तो हम क्या करते हैं? स्टेप 2 से माइनस करते. लेकिन वो टेनेंट बहुत ऑनेस्ट है, मे बी लॉकडाउन के दौरान उसका जॉब चला गया, वो आपको रेंट नहीं दे पाया, 2 महीने का रेंट ना देकर वो डायरेक्टली अपने घर चला गया. अब लॉकडाउन के बाद जब सब ओके हो गया, ही इज कम बैक, ही इज अर्निंग वेल, ही इज डूइंग वेल, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन. ऑनेस्ट, ही विल ऑलवेज पे.
You must always be honest. Integrity is the first thing that should be there in this field that we have taken, and that is our CA course. There must be integrity. Integrity is not, that doesn't mean कि मैं टैक्स को क्लाइंट को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करने को लगाऊंगी. I will plan his tax knowing legally. टैक्स प्लानिंग करेंगे, टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, बराबर है. And whatever I decide, I must always disclose and take my client in confidence. So that is one thing. क्लाइंट का डेटा मैंने कहीं और शेयर नहीं करना चाहिए. तो ये जो कुछ चीज़ें होती है, ये होती है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी विल टेक यू, you know, it will always take you ahead in career. So always remember that we have to be what? Honest. Okay, do you understand that? आप CA बनो, ये तो अच्छी बात है. CA नहीं बनोगे तो पहले अच्छे ह्यूमन बींग्स बनना, ठीक है. अब ध्यान से सुनना. रेंट रिसीव हुआ तो ये क्या है? मेरा इनकम. बेटा रेंट रियलाइज ही नहीं हुआ, बैड डेट्स हुआ. अब वो टेनेंट जो है बहुत ऑनेस्ट है, वो आके मुझे रेंट देके जाता है. सुनना, वो आके मुझे बोलता है अरे आपका बैड डेट्स था, ये 20,000 का दे दिया. वो 20,000 मैंने ले लिया कैश में, जेब में रख दिया, CA को बताया नहीं. बेस्ट है, कोई टैक्स का इशू ही नहीं आएगा फिर. अरे CA को पता ही नहीं चला. अभी CA को क्या मैजिक नहीं है कि हाँ तुम्हारे 20,000 तुमको कैश में, कैसे पता? मुझे नहीं पता चलेगा. लेकिन अगर मेरा क्लाइंट भी बहुत ऑनेस्ट है, वो आके मुझे बताता है ये मुझे 20,000 मिला है, ये क्या है? ये अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड है, ये आपकी कमाई हो गई. ये दिस विल ऑल्सो ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इट विल बी टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ रिसीट. अच्छा मैम, फिर बैंक वाले एग्जाम्पल और इस वाले एग्जाम्पल में फर्क क्या है? बैंक वाले का नियत खराब नहीं थी, उनकी प्रोसेस को टाइम लगा. उनकी नियत नहीं थी कि आपको बैड डेट्स करे, उनको क्या था? सिर्फ अप्रूवल के लिए रुके हुए थे. नीचे और ऊपर के इसमें क्या फर्क है? नियत का. नीचे के एग्जाम्पल में बैड डेट्स हुआ, he couldn't give you, he didn't have the capacity to give, he didn't have the intention to give you the rent at that time because he didn't have the money, but he came back and he gave you the rent. So that is unrealized rent recovered. दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट इज सेम. बोथ आर टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट, बोथ आर टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम HP, बोथ आर टैक्स इवन इफ यू ओन द हाउस और यू डोंट ओन द हाउस. टेनेंट आके वो 20,000 रेंट लेके आता है कैश में, तुम इतने खुश हो जाते हो, तुम बोलते हो भाई साहब मैंने तो वो घर भी बेच दिया अभी, फिर भी वो आके आपको क्या दे रहा है? रेंट दे के जा रहा है. सो यू आर लाइक अरे वाओ. अच्छा, यू टेक दैट 20, कीप इट एंड गो एंड डू शॉपिंग आउट ऑफ इट एंड डोंट टेल योर CA, nobody will come to know. But if you come to know, if you have honest clients, you should know what is the tax treatment. So if the client comes and tells you ये 20,000 और मुझे दिखाना है, I want to pay the tax, then I say okay, this is unrealized rent, इसमें से 30% standard deduction मिलेगा, it will be taxed under HP, चाहे वो घर अभी भी तुम्हारे पास हो या ना हो. So दोनों का tax treatment is one and the same. Do you understand? मैम हमें कैसे पता चलेगा? Arrears है, arrears को arrears नाम बोला जाता है, unrealized rent का नाम unrealized rent है. सीधी सी बात है, दोनों के नाम ही अलग है ना. एक एरियर्स है और एक अनरियलाइज्ड है, तो नाम से पता चलेगा कि मैम ये एरियर्स है या ये अनरियलाइज्ड है. क्वेश्चन में एरियर्स बोला मतलब वो बैंक वाला एग्जांपल जैसा है, अप्रूवल नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग है, अभी दे रहे. अनरियलाइज मतलब वो आप मांग रहे थे, वो रेंट दे ही नहीं रहा था, अब उसके पास पैसे तो आके दे रहा है. बट क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों की टैक्स ट्रीटमेंट इज द सेम. अयो समझा क्या नहीं समझा? पक्का ये सब जो लिखना है, मार्क करना है, करके लेते. पहले रोहिणी रवि का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हाँ, मुद्दा पहले किसका है? क्वेश्चन नंबर 10 का है. पहले वो सॉल्व करेंगे और फिर अपन क्या करेंगे, ये जो है ना कॉन्सेप्ट नोट्स में से मार्क करके दूंगी, ठीक है. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप एक बार गो थ्रू करोगे, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ. फास्ट गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 10. ओहो, पढ़ लिया? क्वेश्चन नंबर का है 10. अच्छा, मेरे को एक चीज बोलो, रेडी है हम लोग? क्वेश्चन नंबर 10 पेज 20. आर यू नंबरिंग योर नोटबुक पेजेस? ओके बेटा, अब ध्यान से सुनना. तुम रेडी है? रेडी है ना तू? सुनो, अभी सुनो, क्या निकालने को बोला है? इनकम फ्रॉम
ए चलो चलो फास्ट, ऑल चार्ज अप इन द क्लास। हाँ मैंने सवाल पूछा तो फटाफट मुझे एकदम फास्ट फास्ट आंसर्स चाहिए, नहीं तो यही क्वेश्चन 10 बार लिखने को लगाऊंगी इधर आपको, समझा क्या? हाँ चलो, क्या है इस क्वेश्चन में? आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन होता है वही हमारे आंसर का हेडिंग होता है। तो लिखो कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम एचपी। फिर अपन क्या लिखते हैं उसके बाद? इनकम फ्रॉम एचपी ऑफ, नाम क्या है असेसी का? मिसिज रोहिणी रवि, एंड एवाई 24 25 मतलब एवाई 25 26। और अपन क्या लिखेंगे पहले? फैक्ट्स। थोड़ा सा राइटिंग स्पीड बढ़ाएंगे। फैक्ट्स में बोलो कहाँ घर है? 1 HP इन यूएस। पर्पस क्या है? रेसिडेंस के लिए। और दूसरा घर किधर लिया है? ओ माय गॉड, चेन्नई। चेन्नई का घर किसके लिए है? रेसिडेंस। हाँ तो ये एसओ बन जाएगा, ये एसओ बन जाएगा। एंड बैंगलोर एचपी को क्या किया? बैंगलोर एचपी सोल्ड। मैम सेल करने पे कैपिटल गेन आता है ना? हाँ तो वो 21 में आ गया होगा जिस साल का है, ईयर टू ईयर वर्किंग होता है ना बेटा। तो बैंगलोर एचपी सोल्ड एंड नाउ क्या मिला उसमें से? नाउ एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव। सही है क्या? तो कैन असेसी शो दीज 2 हाउसेज एज एसओ? यस ऑफ कोर्स शी कैन, ऑफ कोर्स शी कैन। सो पर्टिकुलर्स 2 ही कॉलम आएंगे, बैंगलोर घर के लिए कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो इनकम में अपन एरियर्स ऐड कर देंगे। तो राइटिंग स्पीड सुपर फास्ट। पर्टिकुलर्स कितने कॉलम? 2। लिखो एचपी यूएस एसओ, एचपी चेन्नई क्या लिखेंगे? एसओ पर्टिकुलर्स। अरे हाँ ना, चलो फॉर्मेट कंप्लीट करो। जीएवी लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस डिडक्शंस। ए राइटिंग स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ बेटा। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अच्छा आपको अभी त्रिशूल बुक कंटिन्यू करना है। त्रिशूल बुक में आपको क्या लिखना है आज मुझसे पूछ के लेना। एचपी का बाय डिफॉल्ट आपको लिखते जाना है त्रिशूल में। 3 टाइप के प्रॉपर्टी, तीनों का कॉम्प्यूटेशन का एक टेबल बनाने का, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के रूल्स का एक टेबल बनाने का। कीप राइटिंग इन योर त्रिशूल बुक। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ऑल 5 हेड्स मुझे कहाँ चाहिए? आपके त्रिशूल में चाहिए। सो स्टार्ट राइटिंग एंड अपडेटिंग इन योर त्रिशूल बुक। ये हो गया एनएवी, ये हो गया इनकम फ्रॉम एचपी। हेमंत कितनी? अच्छा कुछ बच्चे जो YouTube पे देख रहे हैं, कल से लेक्चर YouTube पे नहीं होने वाला है। गेट योर सेल्फ स्विच टू दी ऐप। अगर आज ही आप ट्राई करो, ऐप पे ही देखो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो समझेगा। कल से लेक्चर YouTube पे नहीं होगा, देन यू विल हैव नो वे आउट ऑफ इट। ओके यस, सो प्लीज कॉन्टैक्ट द टेक्निकल टीम। एक फॉर्म दिया हुआ है, लिंक दी हुई है, वहां पे आप फिलअप करो सो दैट कल से आपको तकलीफ नहीं होगी। रेडी है क्या तुम? चलो, व्हाट इज द जीएवी ऑफ एसओ प्रॉपर्टी? म्यूनिसिपल टैक्स यूएस का कुछ दिया नहीं है। अच्छा पे किया होता तो भी अलाउ होता है क्या? नहीं। एनएवी नील। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लोन हैज बीन टेकन फॉर चेन्नई प्रॉपर्टी। लोन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से आपने लिया, लेकिन किसके लिए लिया? चेन्नई। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इनकम हो गया नील। करेक्ट? अरे हाँ ना।
अब देखो चेन्नई वाले घर का जीएवी क्या है, नील। मैम दिया चेन्नई वाला घर ना उसने 7 ही महीने ऑक्यूपाई किया, ऑब्वियसली ना, क्योंकि उसके पास यूएस का भी घर है, कभी कभी वो यूएस में रहती होगी, कभी कभी चेन्नई में, तो घर खाली पड़ा है, एसओ प्रॉपर्टी उसमें फर्क नहीं पड़ता। वैकेंसी का फर्क कहां पड़ता है, एलओ में। अब म्युनिसिपल टैक्स पेड है, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, ये सब म्युनिसिपल टैक्स ही है, लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी के लिए है, एसओ, तो इसलिए हम इसको अलाउ करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो जीएवी क्या हो जाएगा, नील। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या हो गया, डैश। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यहां लिखेंगे रेफर नोट 1। क्यों मैम रेफर नोट 1, क्योंकि चेन्नई के घर के लिए लोन लिया है, सही है क्या। तो चलो नोट 1 सॉल्व करने से पहले लिखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर चेन्नई, चेन्नई प्रॉपर्टी। ना चेन्नई प्रॉपर्टी का पहले कुछ डिटेल बोलो, चेन्नई प्रॉपर्टी आपको मिला कब, आपको पोजेशन कब मिला, या अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकता है बिल्डर के पास, आपको पोजेशन कब मिला, मतलब चेन्नई का एचपी का परचेज डेट या कंप्लीशन डेट क्या है, आपको पोजेशन कब मिला, 1 जुलाई 24, तो जुलाई 24 में घर कंप्लीट हुआ रहेगा। आप देखने आए थे, लेकिन क्यों आपको पता चलेगा, देखो आपने लेकिन लोन कब लिया है, यू हैव टेकन लोन बिफोर दैट, आपने लोन कब लिया है, जून 22, तो बेटा आपने लोन जून 22 में लिया है, और घर का पोजेशन मिला आपको 1 जुलाई, मतलब आपका भी वो चमेली जैसा सीन था, आप घर देखने गए, वो बिल्डिंग पसंद आई, अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ, आपने आज ही लोन ले लिया 22 में, ईएमआई पे करना चालू किया, लेकिन घर आपको मिला 24 में। ओ माय गॉड, वन थिंग लिसन वेरी केयरफुली, ओके, ध्यान से सुनना। आपको इंटरेस्ट, ये लिखा क्या इतना, आपने लिखा कि नहीं लिखा, हाँ लिख लिया, अरे सबने लिखा ना, बोलो ना यार, तुमको झेपता है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या, पढ़ाई को छोड़ के कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या बोलने का, गो टू हेल, बराबर। क्या प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, फिर किसकी प्रॉब्लम है, बस की प्रॉब्लम है, एसी की प्रॉब्लम है, क्या हो गया तुम्हारे एसी को, क्या हो गया, गर्मी हो रही है तुमको, अरे यार हमको तो ठंडी लगती है ना, हाँ ठंडी बज रही है, हाँ फिर ऐसा बोलना, मैं वही बोल रही हूँ कि हाँ तो टेम्परेचर बढ़ाना है, हाँ ठीक है वो करते हैं अपन। अब देखो अब सुनना, यहां तक आ गए। अब आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कैन आंसर इट राइट, ओके, ध्यान से सुनना। ये जो आपको इंटरेस्ट दिया है, ये 1, 2 और 3 अमाउंट्स दिए, ऑलरेडी इंटरेस्ट रेडीमेड कैलकुलेट करके दिया है आपको, इसमें से मुझे बताना है, एंड आई टेल यू, आई एम नॉट कि वाओ तुरंत आंसर आ गया, मुझे नहीं चाहिए, आई लाइक you to think and then give me the answer. I'm not in a hurry to get the answer, but think, pause and then give me the answer, okay? तो इन तीनों में से आपको बताना है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना है एंड करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है। यस आई टेक डाउन डिफरेंट, पॉज एंड थिंक। अच्छा मैम ने 2 मेथड से सिखाया, फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हो, नहीं तो मैम ने लॉजिक बताया, जिस दिन घर रेडी हुआ या आपको घर का पोजीशन मिला उसके पहले वाले 31 मार्च तक प्री कंस्ट्रक्शन है, तो इधर आप ये लॉजिक से यूज करो या आप फॉर्मूले से यूज करो, आपको आंसर आ जाएगा, खुद सोचो और फिर आंसर दो। सोचा क्या आपने, अच्छा उधर ही लिखती हूँ मैं, मंजू में लिखती हूँ ऑप्शन, बोलो आपके ऑप्शंस क्या है। पहला कोई बोलेगा मुझे प्री कंस्ट्रक्शन कितना है, 49 और करंट, हाँ 1,81,000, 182, 100, ओके। सेकेंड ऑप्शन प्री कंस्ट्रक्शन कितना, प्री कंस्ट्रक्शन 1 लाख, टेल नो बिंदास, गलती भी करनी है तो बिंदास होके, कॉन्फिडेंस, गलती करके आने का ना कॉन्फिडेंस के साथ करने का, पहला चीज है कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। हाँ तू आंसर, तेरा 1 से मैच नहीं हो रहा, तुझे और आंसर देना अलग, मुझे पूछ मत, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए,
So are you ready to give me the answer? Yes, tell me. Don't, I want the answer. Discussion, चर्चा वो बाद में करेंगे. Give me the answer. टोटल बोलना 49,200 प्लस 1 लाख. तो वो बोल रही है प्री कंस्ट्रक्शन 1 लाख है और करंट ईयर 131,300 है. ओके ठीक है. ऑप्शन 3. चला, क्वेश्चन 1 आंसर अनेक. ऑप्शन 3. एनीबडी विथ ऑप्शन 3? क्या 2 ऑप्शन में आपका मन भर गया अभी? ओके अब देखते हैं ऑप्शन 1 में कौन है, ऑप्शन 2 में कौन है. रेडी है क्या? शो ऑफ हैंड्स करेंगे. चलो. ओ माय गॉड, स्टूडेंट्स हु आर वांटिंग टू गो विथ ऑप्शन 1 कैन रेज योर हैंड्स. रेज योर हैंड एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ. आप अकेले रहेंगे तो भी कॉन्फिडेंस के साथ. ओके लवली, वेरी गुड. स्टूडेंट्स हु थिंक इट्स ऑप्शन 2. Students who think it's option 2. Fine. Good. Okay. I'll give you my answer. My answer is option 1. So majority of you gave it right. That was superb and fantastic. Now, जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 दिया है और जिन बच्चों ने ऑप्शन 2 दिया है, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करो कि ऑप्शन 2 कैसे गलत है और ऑप्शन 1 कैसे सही है. आजू बाजू में रहेगा ना कोई? चलो जल्दी कन्विंस करो, फिर मैं कन्विंस करती हूँ. कल भी अटेंडेंस कम था, आज अच्छा है अटेंडेंस. हाँ. अच्छा, ये वीक में मैं एचपी का टेस्ट लूंगी, नॉट द प्रॉपर रिटन टेस्ट. एचपी का टेस्ट होगा ये वीक में, जितना पढ़ा है उतना. नॉट अ रिटन टेस्ट. आई डोंट नो, आई हैव नॉट डिसाइडेड. आई विल टेल यू. टेस्ट होगा, सिलेबस इज इंपॉर्टेंट. हाँ अच्छा चलो, हो गया, कन्विंस कर लिया. अच्छा, किसी ने आंसर चेंज किया? कितने बच्चे ऑप्शन 2 में थे? नाउ दे. ए बेटा, इतना जोर से नहीं एक्सप्लेन करने का है, इधर है ना क्लास चल रहा है. कितनी जोर जोर से बात कर रहे तू? तूने इतना जोर जोर से बात करने के बाद वो कन्विंस हुई है कि नहीं हुई है? हो गई बेटा, तू कन्विंस हो गई? किधर है तू? कन्विंस हो गई? झाली का तू कन्विंस? हंसते का है. ऑप्शन 1 है का ऑप्शन 2 है था आंसर? हाँ कहा रे 1 है? हाँ 31 मार्च पर्यंत कंप्लीशनच्या 31 मार्चच्या पहिले. ठीक है, अच्छा काम किया है, बट चिल्ला मत अभी तू. हाँ चुप कर बैठ अभी. आगे और किसने, कौन कौन कन्विंस हो गया? ठीक है. अच्छा अभी मैं एक बार कन्विंस करती हूँ. ठीक है, सुन लो ध्यान से. देखो, आइदर यू यूज द फॉर्मूला, डेट ऑफ टेकिंग द लोन से स्टार्ट होता है टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट. मैम रीपेमेंट के बारे में कुछ बताया नहीं है. ओके. और कंस्ट्रक्शन का डेट लिखने का, विच इज, या घर जब मिला, पोजेशन मिला. देखो जून 22 में आपने लोन लिया, मतलब आपने बिल्डिंग पसंद की, बिल्डर को पैसे दिए, बैंक से लोन लिया, लेकिन आपको घर कब मिला? 1 जुलाई 24 को. हमेशा 1 जुलाई 24 मतलब PY 24-25 का जो भी इंटरेस्ट आएगा वो करंट ईयर का इंटरेस्ट है. 1 जुलाई में घर रेडी हो गया तो प्री कंस्ट्रक्शन कब होता है? ये जुलाई की डेट है, जुलाई 24 में घर रेडी हो गया, मतलब जुलाई वाला जो ईयर है उसमें घर रेडी हो गया. प्रॉब्लम किधर है? उसके पहले वाले मार्च. दैट इज वाई वी टेक इट अप टू 31 मार्च 24, उसके पहले वाले मार्च. तो ये डेट तक जो भी इंटरेस्ट होगा उसको बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन. फॉर्मूला में भी यही बोला है ना, 31 मार्च प्रीसीडिंग द कंप्लीशन. तो जो भी घर रेडी हुआ जुलाई में, जुलाई तक नहीं लेना है, हम ईयरली वर्किंग करते हैं ना बेटा. जुलाई 24 में घर रेडी हो गया मतलब कौन से ईयर में घर रेडी हो गया? 24-25. सो 24-25 का इंटरेस्ट कभी भी प्री नहीं आएगा क्योंकि उस साल में घर रेडी हो गया. प्री कंस्ट्रक्शन कब आएगा? जुलाई 24 के पहले वाले मार्च तक घर रेडी नहीं था तो वो प्री कंस्ट्रक्शन आएगा. सबको समझा या नहीं समझा? बताओ तो. अब कल से आज थोड़ा प्री कंस्ट्रक्शन कंफर्टेबल लग रहा है क्या आपको? तो ऐसा ही होता है. और ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है प्री कंस्ट्रक्शन. उसको छोड़ के अभी और कोई भी कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है. तो एक कॉन्सेप्ट की वजह से पूरे चैप्टर को बदनाम करने का नहीं. समझ में आता है? यस. तो लेट्स राइट डाउन हियर इन द नोटबुक.
as HP completion is on 1st July 24, interest up to 31st March 24. How did you get 31st March 24? 31st March preceding कौन सा डेट रे? प्रीसीडिंग कंप्लीशन डेट. अरे हाँ ना, विल बी प्री कंस्ट्रक्शन. सही है क्या? देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हो, therefore interest up to या interest prior to 1st April 2024 ये होगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू हाउ मच? 49,200. देयरफॉर उसमें से अलाउ कितना होता है? लेकिन अलावेबल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज 49,200 डिवाइडेड बाय 5 years. 98. सही है क्या? हेमंत मला चेहरे करून देना खाली. 9840. अरे सही है ना? अब देखो उसके नीचे ये फर्स्ट पॉइंट यहां बोल सकते हैं. अभी सेकंड, करंट ईयर इंटरेस्ट. करंट ईयर इंटरेस्ट. करंट ईयर इंटरेस्ट मतलब करंट ईयर इंटरेस्ट दैट इज फॉर पीवाई कौन सा रे? 24, 25. अरे सही है ना? आपके जो भी चैट्स है मैं इस पे देख रही हूँ ऐप पे, है ना? करंट ईयर इंटरेस्ट देयरफॉर ये कितना आएगा? विच इज इक्वल टू 50,800 प्लस 131,300 दैट इज 182,100. अरे सही है ना? देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा चेन्नई के लिए? 9840 मतलब ये प्री है इसलिए, प्लस 182,100 कितना आया टोटल? 191,940. लकीली दिस इज विद इन 2 lakhs. मैम ये विद इन 2 lakhs नहीं होता तो वी वुड रेस्ट्रिक्ट इट टू 2 lakhs. प्री प्लस करंट एसओ का कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट कैन नॉट एक्सीड 2 lakhs. दोनों घर का मिला के एसओ का इंटरेस्ट कैन नॉट एक्सीड 2 lakhs. चलो रिपीट करो. दोनों घर का इंटरेस्ट मिला के फॉर एसओ कैन नॉट एक्सीड 2 lakhs. फिर से रिपीट करेंगे. दोनों घर का इंटरेस्ट मिला के फॉर एसओ प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सीड 2 lakhs. सबको समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? यस. ओके. सो 191,940. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? अरे श्योर ना? यस. ओके. तो ऊपर लिखो 191 कितना रे? 940. तो ये आंसर हो जाएगा नेगेटिव 191,940. अब बैंगलोर के घर का एरियस भी ऐड करना है, बराबर है? करेक्ट. क्या हुआ? एसी बंद ही हो गया. वो ही प्रॉब्लम आता है, टेम्परेचर वो बढ़ा दिया तो बंद ही हो जाता है. एसी ऑन कर रहे बाबा. अब सुनो, डन है क्या? अब देखो यहां पे लिखेंगे एरियर्स ऑफ रेंट फॉर बैंगलोर. कितना मिल रहा है एरियर्स ऑफ रेंट? तो लिखो देखो इनकम फ्रॉम एचपी आएगा 60,000 माइनस 30% ऑफ 60. कहाँ से माइनस 30% क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो 60,000 माइनस 18,000 इज दैट 42,000. देयरफॉर वी विल गेट टोटल इनकम फ्रॉम एचपी. पहला घर का इनकम नील है, चेन्नई का घर का नेगेटिव 191,940 और इसका पॉजिटिव 42,000. सो वी आर स्टिल गोइंग टू गेट अ नेगेटिव आंसर.
149 940 एंड देन वी आर गोइंग टू राइट अ नोट एग्जामिनर को बताने के लिए कि हमको पता है एरियर्स के बारे में वगैरह वगैरह। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलो ना यार, कौन सा वाला? एरियर्स का। ओके, एरियर्स का वर्किंग मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, रेंट ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये आपको अगर बेटर लगेगा तो। देखो एरियर्स ऑफ रेंट 60,000 लेस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो कितना आएगा? 30% 18,000। देखो इनकम कितना आएगा? 42। एरियर्स ऑफ रेंट में से क्या होता है? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, बस। एरियर्स ऑफ रेंट में से भी मिलता है और कहां से भी मिलता है बेटा? और अनरियलाइज रेंट से भी मिलता है, करेक्ट ना? You like this presentation, you do like this. You don't like this, then you do it like this. I'm okay with it. अरे प्रेजेंटेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता है, एज फार एज योर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, वर्किंग वन एंड द सेम ही है ना। देखो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? मैम एरियर्स में मैम 18,000 नहीं आएगा टैक्स। मतलब कौन सा 18,000? म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह नहीं आता है, डायरेक्टली स्ट्रेट 30% सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, म्यूनिसिपल टैक्स नहीं लेस होता। एरियर्स और अनरियलाइज रेंट से सिर्फ एक ही खर्चा अलग होता है, एंड दैट इज 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। समझा क्या? अरे समझा क्या? हाँ, अब हेडलाइन लिखो। हेडलाइन हेडलाइन दू? रेडी फॉर द हेडलाइन? राइट डाउन। रेडी फॉर हेडलाइन? एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड। लिखो एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड। नील क्यों लिखा है? ये यूएसए का नील लिखा है, तुझे नहीं लिखना है तो मत लिख। ये चेन्नई का लिखा है और ये एरियर्स ऐड किया, तो ऐसा 149 940 आया ना बेटा। लिखने के बाद उसका कॉन्टेक्स्ट तो आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं? 0 प्लस ये कहाँ से आया, उतना आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए ना बेटा। चलो मैं क्या बोल रही थी? एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट आर टैक्स्ड, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड आर टैक्स्ड in the year of receipt are taxed in the year of receipt, always under the head HP, always under the head HP, always under the head HP। ब्रैकेट में लिखेंगे even if HP is sold, even if HP is sold ब्रैकेट में लिखेंगे, even if HP is sold ब्रैकेट में लिखेंगे, and 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल। एंड क्या मिलेगा? एंड 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल, बराबर है? एंड 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल। अरे सही है ना? अच्छा, ये 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल, ये जो हेडलाइन है पहले तो ये पूरी हेडलाइन, इस पूरी हेडलाइन को देंगे 2 3 4 5 स्टार मार्क्स। चलो पूरी हेडलाइन को क्या देंगे आप? 2 3 4 5 स्टार मार्क्स, बराबर है क्या? यस। हेडलाइन मैं रिपीट नहीं कर सकती, मेरा वर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो व्हेनेवर समबडी इन द ऐप आस्क्स फॉर रिपीट द हेडलाइन, वन ऑफ यू शुड जस्ट टाइप इट एंड सेंड इट। प्लीज डू दैट, हेल्प ईच अदर। देखो लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों को ज्यादा हाइपर क्यों हो जाते हैं? वो लोग घर पे अकेले बैठे रहते हैं, तो कभी कभी लेक्चर अभी तक स्टार्ट हुआ कि नहीं, उनको लगता है अरे मेरी ओर से गड़बड़ है क्या, कि जेन्युइनली स्टार्ट ही नहीं हुआ लेक्चर, या कुछ मिस आउट हो गया, तो वो अकेले बैठे रहते हैं ना बेटा। यहाँ कैसे आप सबके साथ हो, तो जनरली उनको थोड़ा सा ये हो जाता है, तो प्लीज यू शुड हेल्प ईच अदर, ठीक है? यस। चलो स्मृति, नील क्यों लिखा? मैंने एक बार एक्सप्लेन किया, तो मुझे ओके थम्स अप कुछ तो चाहिए। आई नीड अ रिस्पॉन्स ऑलवेज व्हेन आई सॉल्व योर क्वेरीज, ओके? या तो किसी ने फोटो भेज दिया, फैंटास्टिक।
अच्छा, एरियर्स और अनरियलाइज रेंट एक बार बता दूं, अभी ये हो गया क्या, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व करके हो गया। इनकम फ्रॉम एचपी मिसेस रोहिणी का कितना आने वाला है, 149, 940, यस। एंड नोट लिखो, नोट नोट एग्जामिनर को बताना है, थोड़ा अपना मार्केटिंग करना है, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि देखो मुझे आता है ये सब, तो बताओ उसको कि एरियर्स ऑफ रेंट इज टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ रिसीट, बताओ एरियर्स ऑफ रेंट इज टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ रिसीट। Arrears of rent is taxed in the year of receipt and 30% standard deduction is available. And 30% standard deduction is available. बरोबर आहे का? And 30% standard deduction is available. And 30% standard deduction is available. सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ए पक्का ना? 30% standard deduction is available. All good? ठीक है, यस। ये यस अपूर्वा, यस। एरियर्स और इसमें क्या फर्क है मुझे बताओ। कोई फर्क नहीं, टैक्स ट्रीटमेंट इज वन एंड द सेम। सिर्फ एरियर्स में क्या है, एग्जाम्पल बैंक का कि पहले 12,000 था, फिर मैंने बोला यार 15 कर दो, बोलते नहीं नहीं 15 दे नहीं सकते, अप्रूवल लेना है। अप्रूवल आने के बाद लगभग साल निकल गया, उन्होंने आके मुझे चेक दिया बाद में, तो ये क्या होता है, एरियर्स ऑफ रेंट। और बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं, बैड अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड इज व्हाट, बैड डेट्स रिकवर्ड। पहले आपने रेंट दिया ही नहीं, आपके पास पैसे ही नहीं थे, फिर आप कुछ सालों के बाद आके देते हो, दैट इज अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड। अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड हो या एरियर्स ऑफ रेंट हो, दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट इज वन एंड द सेम। क्लियर? पक्का? यस। क्वेश्चन 11 क्या हो गया रे? नाउ आर यू लाइकिंग लाइक दिस कि वी आर डूइंग प्रैक्टिकल? मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, प्रैक्टिकल कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, प्रैक्टिकल कर रही हूँ, समझ में आ रहा है क्या? चलो मंजू में पढ़ेंगे। अच्छा एक मिनट, पहले रोहिणी रवि का जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम के एक दिन पहले बॉक्स में लिखना है। पहले तो यहाँ ये इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट है, एरियर्स ऑफ रेंट का कॉन्सेप्ट है, एरियर्स ऑफ रेंट का कॉन्सेप्ट है, प्लस एरियर्स ऑफ रेंट का कॉन्सेप्ट है, प्लस क्या है, प्लस गो थ्रू इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वर्किंग, बराबर ना? ये क्वेश्चन में खास है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का वर्किंग अलग है बेटा, सो यू मस्ट गो थ्रू इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का वर्किंग आपको बिल्कुल कंपलसरी गो थ्रू करना है। ये बॉक्स में आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है कि आप पढ़ाई करते वक्त, रिवाइज करते वक्त जो एडजस्टमेंट आपको लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे फिर से वो देखना चाहिए कि नहीं, आपके लिए बॉक्स बनाया गया। आपको इस बॉक्स में जो लिखना है, खुद के लिए कुछ आपको नोटिंग करना है तो आप कर सकते हो, बराबर है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कॉन्सेप्ट आपको पक्का ये देखना है, सही है क्या? अब क्वेश्चन 11 रेडी? हाँ 1 मिनट, बैक का भी पूछा है, दोनों पूछा है, बेस्ट है। वाओ, तो मैं दोनों बता देती हूँ, ध्यान से सुनना भी। रेडी? रेडी है क्या तुम? देखो, इफ, क्या नाम है उसका, मिसेस रोहिणी, if Mrs. Rohini opts out of back, opts out of मतलब उसने back नहीं लिया, she opts out of 115 back, then income from HP will be, अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो, मतलब यूएस घर का नील, चेन्नई घर का कितना 191 940 एंड एरियर्स ऑफ रेंट का कितना 42। तो बेटा ये टोटल कितना आया 149 940, ये आंसर रहेगा।
ये कंक्लूजन। एग्जामिनर को ढूंढने को मत लगाना, अगर क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है आप भी कंक्लूजन 1 और 2 के फॉर्म में दो। डोंट मेक एग्जामिनर सर्च कि अरे इसका फाइनल आंसर किधर है किधर है। ठीक है, अब पॉज करेंगे, सब लोग पॉज करेंगे। पॉज करेंगे मतलब सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट, आई कॉन्टैक्ट विथ योर टीचर। सही है क्या? सही है क्या? अब देखो, अगर आप इफ मिसेस रोहिणी opts for 115 back, 115 back क्या होता है? इट्स कंसेशनल टैक्स रेट। 115 बैक में क्या होता है? कंसेशनल टैक्स रेट होता है, प्लस आपको क्या करना पड़ता है? ऐसे ही गवर्नमेंट ने एक हाथ से कंसेशन दे दिया क्या? एक हाथ से कंसेशन दिया, दोनों हाथ से आपसे बेनिफिट्स छीन लिए। तो देखो, कंसेशनल टैक्स रेट्स प्लस सैक्रिफाइस सम, बोलो ना, सैक्रिफाइस सम बेनिफिट्स। हर चैप्टर कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करेगा। नाउ अंडर सेक्शन 115 बैक, बहुत ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर एसओ प्रॉपर्टी, सिर्फ किसके लिए है ये? फॉर एसओ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24B इज नॉट अलाउेबल। एसओ प्रॉपर्टी का कोई भी इंटरेस्ट होगा तो उसको इग्नोर कर देने का। क्यों मैम? ये तो बराबर नहीं है, मत लो फिर बैक, कंपलसरी नहीं है। इतना दर्द हो रहा है तो डोंट ऑप्ट फॉर इट। आपको दोनों ऑप्शन दिया है, दोनों सॉल्व करो, जो बेटर है वो ले लो, तो फिर आपको कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको लगता है नहीं मैम वो पहले वाला ही बेटर है, वो ही ले लो फिर आप। तो यहाँ पता है फिर इसका मतलब क्या है? आपके यूएस वाले घर का आंसर नील होगा, आपके चेन्नई वाले घर का भी आंसर नील होगा, क्योंकि लुक एट इट, लुक एट इट, लुक एट दिस चेन्नई घर, ये अलाउ ही नहीं होगा। ये अगर अलाउ ही नहीं हुआ तो ये नील हो जाएगा, तो ये आंसर भी नील हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B इज नॉट अलाउड अंडर बैक, ओनली फॉर एसओ। मैम दैट मीन्स, तो ये पूछने का नहीं, एसओ के लिए बोला ना नहीं होगा, तो मैम एलओ के लिए होगा क्या? हाँ। डीएलओ के लिए होगा क्या? हाँ। सिर्फ हमको किससे प्रॉब्लम है? एसओ वाले घर के 24B से प्रॉब्लम है, बाकी किसी से प्रॉब्लम नहीं है। मैम ये तो कैसे ना, कितने सैक्रिफाइसेस लर्न करने पड़ेंगे। डोंट वरी, जहां 115 बैक का मैं फाइनली एंड में देती हूँ, पूरे एक पेज पे ऐसी लिस्ट बनाई है हेड वाइज कौन सा, और इस चैप्टर में भी हर चैप्टर में 115 बैक का टेबल दिया है लास्ट में, कि जैसे ही आप एचपी पढ़ो बाद में एंड में टेबल देखो कि बैक लिया तो क्या और बैक नहीं लिया तो क्या सैक्रिफाइसेस है क्या नहीं, आपको कंपेरिजन मिल जाएगा। अब देखो यहां 24 भी अलाउ नहीं होगा, तो ये डैश हो जाएगा, नील हो जाएगा, और ये नील हो गया तो चेन्नई वाले घर का आंसर भी क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर चेन्नई का नील प्लस एरियर्स का 42। तो बेटा इंस्टेड ऑफ अ लॉस यू विल शो अ प्रॉफिट, इनकम ऑफ 42,000। तो आपका इनकम फ्रॉम एचपी ये होगा। अगर आप बैक लेते हो तो आपका इनकम फ्रॉम एचपी 42 है, अगर आप बैक नहीं लेते हो, यू ऑप्ट आउट ऑफ इट, देन द आंसर इज इनकम फ्रॉम एचपी इज नेगेटिव। एंड नेगेटिव इनकम आना हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि ये नेगेटिव इनकम किसी और पॉजिटिव इनकम के अगेंस्ट ऑफसेट सेट ऑफ हो जाते हैं और फिर आपका जीटी आता है। Now 2 minutes wait, I'll just show you all this is there in a Ramban. Now if you see in Ramban, the last concept always of the chapter will talk about 115 back ka effect. Concept 14. You can just open your Ramban and look at concept 14. What does concept 14 say? अगर आप बैक लेते हो, बैक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर एसओ प्रॉपर्टी, ये क्रॉस कर दिया बैक में और ओल्ड रेजिम में अलाउ होगा, लेकिन लेकिन व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर एलओ एंड डीएलओ प्रॉपर्टी, दोनों रेजिम में टिक एंड टिक है। तो सैक्रिफाइस कौन सा हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ओनली फॉर एसओ प्रॉपर्टी। तो आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए हर चैप्टर के पीछे ये टेबल मिलेगा, और सारे ये चैप्टर्स का टेबल कंबाइन करके जब मैं आपको कंबाइंड क्वेश्चन दिखाऊंगी, पहले ये मार्क किया क्या सबने? ये टिक कर दो, ये कॉन्सेप्ट हो गया। इस कॉन्सेप्ट को देंगे 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क्स। Oh my God. ठीक है,
तो 115 का कॉन्सेप्ट, अच्छा इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन रेफर करना है? रेफर क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो कॉन्सेप्ट और उसका क्वेश्चन, तो जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे क्वेश्चन 10 पढ़ लो, बात खत्म। अरे हाँ ना, तो रोहिणी रवि का क्वेश्चन हमने बैक के साथ भी सॉल्व किया, बिना बैक के भी सॉल्व किया, लेकिन मैम टैक्स अलग है। हाँ टैक्स पूछा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सब कुछ एक ही दिन में नहीं पढ़ा सकती, कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हारा। यू हैव टू लाइक दिस सब्जेक्ट, बराबर है ना? हाँ डन है, अरे डन है ना? हाँ अब ये हुआ कॉन्सेप्ट 14, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 3 4 5 स्टार मार्क। और ये कॉन्सेप्ट किधर गया किधर गया किधर गया, एरियर्स एंड अनरियलाइज्ड रेंट, कॉन्सेप्ट 8, इसको देंगे 2 3 4 5 स्टार मार्क्स। नो लॉजिक मैम, एनी लॉजिक बिहाइंड द सैक्रिफाइस कैंसल? नो लॉजिक, नो लॉजिक। एंड एसओ का सबसे ज्यादा कॉमन बेनिफिट है, एलओ और इसमें इतना बेनिफिट नहीं मिलता। सबसे ज्यादा बेनिफिट किसका होता है? एसओ में जनरली लोग लोन लेते ही है, इंटरेस्ट होता ही है, तो हमको नहीं देना ही है, ठीक है? नोटबुक में नहीं लिखना है इसको, सब कुछ नोटबुक में लिखेंगे तो अपने को 6 महीने लगेंगे ग्रुप टैक्स के लिए ही सिर्फ। हाउ यू कैन राइट एवरीथिंग। हाँ सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन कि बाबा कॉन्सेप्ट 14 आप रामबाण से पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट आप वहां से पढ़ो, आपको रामबाण और नोटबुक साइड बाय साइड ओपन करके करना पड़ेगा। हाँ नहीं मैम मुझे तो सब लिख के चाहिए, तो तुम आप घर पे जाके लिखो उसको, या आप त्रिशूल में एक जगह पे लिखो। बेटा हर चीज में लिखवा के दे सकती हूँ क्या? अरे फिर कितना टाइम लगेगा अपने को? अरे हाँ ना, हाँ हर चीज 10 बार समझाऊंगी, मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यस अब यहाँ देखो, ये arrears of rent and unrealized rent, new provision has been introduced to cover arrears of rent and unrealized rent recovered, both will be taxed in the year of receipt। अच्छा ये 2 3 4 5 स्टार मार्क दिए क्या इधर? 2 3 4 5 स्टार मार्क्स नहीं, ज्यादा देंगे, 2 3 4 5 7 8 9 10 चांद तारे, आईसीआई का बहुत फेवरेट एडजस्टमेंट है, चांद तारे दे दो, जितने स्टार मार्क देने दे दो, पूरा गैलेक्सी बना दो। दिस इज आईसीआई फेवरेट एडजस्टमेंट, एकदम फेवरेट एडजस्टमेंट है, समझा क्या? आईसीआई लव्स दिस एडजस्टमेंट, ओके? अरे हाँ ना, लिखो ना जल्दी जल्दी। दूसरा, it is chargeable under the head income from house property even if assessee is or not the owner। उसके बाद 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल। देखो ये लिख के हो गया क्या ये कॉन्सेप्ट? अब ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किधर किया है हमने, लिखो इधर, रेफर क्वेश्चन नंबर 10। और भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उधर जाके लिखेंगे। और किस तरीके से पढ़ना है आपको, थेरोटिकली पढ़ो और फिर तुरंत उसका एग्जाम्पल भी देख लो, इससे और बेटर क्या होता है? अरे हाँ ना मैम, आई एम सेइंग दैट आपने जो लिखा है वो लिखना है क्या? ऑफ कोर्स वो लिखना है, मैं स्क्रीन दिखाऊंगी। आई अंडरस्टैंड, आई नो व्हाट टाइम आई हैव गिवन एंड आई एम नॉट गिवन, डोंट वरी। पहले ये हो गया क्या? हाँ आई नो आपको वो लिखना है, बैक लिया और बैक नहीं लिया, मुझे पता है, तुम ऐसे हाइपर मत होते जाओ, आई नो बाबा। हाँ राइट डाउन, अब लिखो, ये लिखना है ना आपको? हाँ लिखो अभी। हो गया क्या? नहीं काय रे, काय? अच्छा हां हां हां, सर आले का समोर? स्टार्ट झालं का त्यांचं लेक्चर?
हो गया लिख के? ओके। लाइव स्ट्रीमिंग एनी? मैम आपने कॉन्सेप्ट ऑफ एरियर्स नहीं लिखवाया। हाँ नहीं लिखवाया, डायरेक्टली कहाँ से दिया है? कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा पता है? हाँ, मैं एंड में क्या करती हूँ, मेरा पीडीएफ फाइल एंड में शेयर करती हूँ, रोज थोड़ा थोड़ा नहीं आएगा। एचपी खत्म होने के बाद जहाँ मैंने एचपी के कॉन्सेप्ट्स लिखा है ना, वो पीडीएफ फाइल शेयर करूंगी। आज मैं आपको पहले चैप्टर का भी करती हूँ, मैंने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, तो मैं आपको क्या करूंगी, शेयर कर दूंगी। तो अगर आपको कुछ नोट करना है उसमें से तो आप नोट कर सकते हो। ऐसा चलेगा क्या बेटा? हर चीज लिखवाऊँ क्या? तो फिर बहुत ही एक्स्ट्रा शाम को मिलना पड़ेगा, फिर वैसे भी मिलना पड़ेगा, वैसे भी मिलना ही है। हाँ मिलना ही पड़ेगा। हाँ आपसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ बेटा। कोई कुछ समोसा नहीं मिलने वाला। चलो आर वी ऑल डन? अरे वी आर डन ना? प्रॉब्लम है क्या किसी को कुछ? चला लवकर करा। डन है? अच्छा, मतलब क्वेश्चन 10 के बॉक्स में लिखो रेफर फॉर बैक प्रैक्टिस। किसके लिए? क्वेश्चन 10 मतलब खास है। क्वेश्चन 10 आपने पक्का सॉल्व करना चाहिए पीएल में। उधर एरियर्स का कॉन्सेप्ट नया है, उधर इंटरेस्ट का वर्किंग थोड़ा अलग है, प्लस उधर लिखो क्या, वो बॉक्स है ना, बॉक्स, ये बॉक्स है ना, उधर क्या लिखेंगे? 115 बैक। ऑल्सो इसमें 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर्ड है। मैम कब स्टार्ट होगा इवनिंग लेक्चर्स? गुड क्वेश्चन। आई टेल यू वेरी सून। आज क्या डे है? ट्यूसडे ना? ठीक है, तो एक आध दिन कुछ तो स्टार्ट, एक दिन फिक्स करेंगे, फ्राइडे वगैरह ऐसा कुछ तो। नॉट एवरी फ्राइडे, आई थिंक थर्सडे आई विल डू इट। नो 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 नो, आई एम गोइंग टू टेक अ कॉल एंड आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, आई विल टेक अ कॉल एंड आई विल इन्फॉर्म यू। आई एम द बॉस हियर, सो यू डोंट हैव टू टेल मी, आई विल टेल यू। ओके, हाँ चलो आगे जाएंगे। हाँ हाँ, शाम को मतलब अकाउंट्स के क्लास के बाद ऑब्वियसली 1 आवर आई विल कम, 1 आवर। मतलब अगर आनंद सर आपको 6 बजे छोड़ते हैं तो मैं 6:15 to 7:15 लूंगी, ऐसा 1 आवर, 1 आवर ओनली, ज्यादा नहीं परेशान करूंगी। ओ माय गॉड, चलो आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 11। अरे डोंट टॉक ना बाबा, क्वेश्चन 11 करेंगे अभी। हाँ चलो 11 क्वेश्चन, चलो लेट्स रीड। क्या मैम? पढ़ो क्वेश्चन 11। आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस ऑन क्वेश्चन, कम ऑन रीड इट फास्ट। चलो रेडी? क्या पढ़ लिया क्या क्वेश्चन? Oh my God. Arvind commenced construction of a residential house intended exclusively for his residence. उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1 नवंबर 22 को। बेटा कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया? 1 नवंबर 22। अच्छा एक मिनट, इससे पहले बोलो, किसी को वो रोहिणी के क्वेश्चन में डाउट है क्या? मैं पूछना भूल गई, रोहिणी के क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? अरे बोलो ना यार, नहीं है ना? ठीक है। देन
Arvind constructed a residential house exclusively on 1st November 22. He raised a loan of 10 lakhs at 16% on 1st November 22. Finding that there was overrun in the cost. Overrun मतलब अच्छा, हर शब्द की तुमको डिक्शनरी मीनिंग पता नहीं होगी तो भी आप कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के समझ सकते हो. There was an overrun in the cost, so he raised an additional loan of 8 लाख. मतलब उसका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बढ़ गया, इसलिए उसने और 8 लाख का लोन लिया. पहले उसने 10 लाख का लोन लिया, फिर उसने फिर से लोन लिया. कितने अमाउंट का? 8 लाख का. On the same rate of interest on 1st October 24. Oh my God. What is the interest allowable under section 24, assuming that the construction was completed on 31st March 25? Wow. यहाँ कंप्लीशन की डेट 31 मार्च को आ रही है और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मई 2000 के एग्जाम में ऐसा आया. उसके पहले कभी भी हमने पढ़ा ही नहीं था कि कंस्ट्रक्शन की डेट 31 को आएगी तो क्या होगा. तो आपको कुछ भी अलग आ सकता है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है. अब ये कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ. दिस इज माई CA inter attempt. So May 2000 was my CA inter and November 2001 was my final. And Jan 2002 my result had come. नवंबर का रिजल्ट कभी आया था? Jan 2002 को आया था. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. रेडी है? क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन बोलो. क्या हुआ? तुम्हारा बर्थ ईयर क्या है? हाँ, 96, 95. What? 2006. Oh, 2006. अच्छा. ओ 2003. आपका सही हुआ था क्या एग्जाम में? मुझे नहीं पता, मुझे टैक्स में एग्जाम्पशन मिला था उतना पता है. आई डोंट नो क्या क्या सही हुआ था क्या नहीं हुआ था. चलो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. ओह माय गॉड. चलो क्वेश्चन 11 पेज 20. आर यू नंबरिंग योर नोटबुक पेजेस? Are you numbering your notebook pages? And are you giving a reference at the question? मंजू में reference दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? चलो, let's start. Arvind commence the construction. चलो, instruction क्या है? Heading क्या लिखेंगे? Computation of interest allowable. Allowable कहाँ? Under section 24. Yeah, B you can write. Yeah, under section 24. ठीक है? अरे हाँ ना, सारी हेडलाइंस लर्न करने. कल या परसों हेडलाइंस पे टेस्ट लूंगी ओरली. कल नहीं, परसों लेती हूँ. जो भी हेडलाइंस दिया बेसिक चैप्टर से लेके अब तक, ऐसे ओरली किसी को भी मैं बुक ले लूंगी किसी की जो हेडलाइंस है, फिर ओरली किसी को भी पूछूंगी हेडलाइन. तो क्या रिवाइज करना है आपको? हेडलाइंस. क्या रिवाइज करना है? हेडलाइंस. इज दैट ओके? हेडलाइन रिवाइज करने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा. ओके. कॉम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अलाउेबल अंडर सेक्शन 24. नाउ पे अटेंशन. पहला मैंने लोन कब लिया था? फर्स्ट रोमन नंबर 1 राइट डाउन. मैंने कितना लोन लिया था? लोन ऑफ 10 lakhs. Oh my God, लोन ऑफ 10 lakhs. लोन डेट बोलो क्या है? 1st November 22. और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट बोलो. 31st March 25. तो क्या आपने घर के कंस्ट्रक्शन से पहले लोन लिया? यस. क्या आपने कंस्ट्रक्शन के पहले लोन लिया? यस. तो देयर इज अ चांस ऑफ pre-construction interest. Oh my God. Tell me pre-construction period का फॉर्मूला. सब लोग मुझे बताएंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का फॉर्मूला. डेट ऑफ टेकिंग द लोन टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन और 31st मार्च इमीडिएटली बिफोर द कंप्लीशन डेट. तो ब्रैकेट में कंप्लीशन का डेट लिखने का, उसके पहले का 31st मार्च. दोनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर. अरे सही ना? हाँ, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं. चलो लिखो. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. मैम और एक लोन लिया है, अरे उसका अलग वर्किंग करना पड़ेगा क्योंकि उसकी डेट ऑफ टेकिंग द लोन अलग है, तो 2 वर्किंग करना पड़ेगा. ये लोन का वर्किंग अलग होगा और दूसरे लोन का वर्किंग अलग होगा. झेपता है? पक्का झेपता है? हाँ. कल से अपन कौन से कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस हो रहा है हमारा? प्री कंस्ट्रक्शन. डू यू रियलाइज कल से हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन की? यस. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. राइटिंग स्पीड सुपर फास्ट. क्या बोलता रहे वो?
स्लो बोलता है। कौन है रे वो? आजा इधर आ। कौन है? और पिलर के पीछे आज कौन छुप के बैठा है? उठ जा, अभी तो वो पार्टीशन इज ओपन। आई डोंट वांट एनीबडी बिहाइंड द पिलर। नो। ए प्री रिजल्ट वाला, तू शिफ्ट हो जा उधर से। नहीं चाहिए मुझे वो जो भी पिलर के पीछे। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। डोंट मेक मी से दिस एवरी लेक्चर। गेट अप फ्रॉम देयर। अरे गेट अप ना. हाँ तू उठ ना, दुसरीकडे बस ना. मी जागा देते का? जागा काय नाही आहे? ती केवढी जागा आहे तिथे? इथे जागा आहे. चल लवकर शिफ्ट हो. पिलर के पीछे नहीं बैठने का मतलब नहीं बैठने का. लवकर शिफ्ट हो. ए जाना, उठ ना लवकर. ए तुम पीरियड फॉर्मूला लिखो ना तब तक. वाई आर यू वेटिंग? राइट द फॉर्मूला. दो ही बच्चे पिलर के पीछे क्या? मैं ऐसे ऐसे मैं नहीं करने वाली हूँ. मेरे को नहीं दिखा तो चलेगा नहीं. उधर चाहिए. किसको भूख लगी है? कौन डब्बा खा रहा है? रख रहा था, खा के रख रहा था अभी. हाँ लवकर मतलब फास्ट. हाँ हाँ लवकर मतलब फास्ट. चलो रेडी है? आ गए पिलर के पीछे वाले बच्चे? रेडी है? हाँ चलो ऐसा ही है. अच्छा है. लाइक दिस आई कॉन्टैक्ट. वाह 5 बच्चे उठ के आ गए उधर से. वेरी गुड. चलो स्टार्ट राइटिंग. फॉर्मूला बोलो जल्दी. हाँ डेट ऑफ टेकिंग लोन लिखा ना तुम लोगों ने? टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और 31 मार्च. क्या लिखूं? अयो प्रीसीडिंग द कंप्लीशन. अरे हाँ ना. अयो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर. वाओ. अब बोलो डेट ऑफ टेकिंग द लोन क्या है? 1 नवंबर 22. रीपेमेंट का डेट दिया है क्या? जनरली वो क्या होता है? लेटर. रीपेमेंट ऑफ लोन नॉट गिवन. और जनरली वो क्या होता है? बट ये जनरली क्या होता है? लेटर ही आता है ये. अरे हाँ ना. क्योंकि लोन हम कितने पीरियड का लेते हैं? कभी कभी 10 years, 15 years, 20 years. बेटा समझ में आ रहा है? हम लोन कितने पीरियड का लेते हैं? 10 years, 15 years, 20 years. करेक्ट? यस. सो रीपेमेंट ऑफ लोन बराबर है क्या? ओके हाँ. अब और मज्जा. अब इधर क्या लिखने का? ब्रैकेट में बोला है 31 मार्च 24. उसके पहले वाला 31 मार्च लेना है. 31 मार्च अच्छा सॉरी माय बैड 25 है उधर. ओके 31 मार्च 25. कैसे चिल्लाते मेरे ऊपर बच्चे. 31 मार्च 25. उसके पहले वाला 24. नहीं ना मैम लेकिन ये मार्च ही है ना. नहीं ना बेटा. 31 सुनो लॉजिकली. 31 मार्च 25 को घर रेडी हो गया ना, तो उस साल में घर रेडी है ना. प्रॉब्लम किधर है? उसके पहले वाले मार्च में. तो 31 मार्च 25 को घर रेडी है मतलब PY 24-25 में घर रेडी है. प्रॉब्लम किधर है? उसके पहले वाले. सेम लॉजिक कंटिन्यूस. ऑलवेज गो विद दैट कि इट इज 31 मार्च बिफोर मतलब मुझे बिफोर ही चाहिए. So it is 31st March 2024. Therefore, pre-construction is 1 November 22. Beta, this is quite convenient, na? We can say how many years and how many months. Easy, na? So dash year, dash months. नहीं मैम मुझे तो डेज में करना है. अरे करना है यार, तेरे पास टाइम है तो कर ले. हम तो ऐसे ही करेंगे. तुम्हारे और मेरे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, विच इज ओके. थोड़ा सा इंटरेस्ट का फिर डिफरेंस आएगा, विच इज ऑल राइट. इट्स एक्सेप्टेबल. I am doing it in dash years and dash months. तो नवंबर 22 टू नवंबर 23 एक साल हो गया. फिर नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. सो इज इट 1 year 5 months? पक्का? काउंटिंग में किसी को प्रॉब्लम है? मैम फिर से बोलो. ये 31 कैसे आए? ये कंस्ट्रक्शन की डेट है. ये उसके पहले वाला मार्च है. ऐसे तुम बोलोगे कि मैम फिर से बोलो, तो इसलिए मैंने फिर से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया. तुमको किसी को डाउट आ रहा है?
Anybody, any student in the class who's having a doubt? Anybody is having a doubt? No? पक्का? Okay. अब इंटरेस्ट निकालो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसमें. 1 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसको नंबर 1 दो. कौन बात कर रहा है मेरे RHS में? RHS, this is my right hand side. Why? Who's talking here? अरे, this is my RHS, this is my LHS. This is what I don't know. So RHS don't disturb, okay? Yes. चलो second point. Second point. Second point is what? Pre-construction interest. कितना लोन लिया? 10 lakhs. Rate of interest 16%. 1 year के लिए होगा तो 160. And 10 lakhs पे 16% for 5 months. Wow. 667 बरोबर है का? 226,667. This is your total pre-construction interest. भूलने का नहीं, इसको क्या करने का अपने को, डिवाइडेड बाय 5. अरे बरोबर है ना? पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाला फॉर्मूला से, फिर उसका इंटरेस्ट निकाला, फिर जितना इंटरेस्ट आया ना बेटा, इट इज अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. Therefore allowable. Two 26,667 divided by 5 years. How much is that beta? 45,333. बरोबर? Don't copy. Get convinced. Calculate. कॉपी नहीं करने का, कैलकुलेट करके लिखने का, खुद का अपना अपना कैलकुलेट करने का, कॉन्फिडेंस आता है. फिर अभी नहीं कर रहे कैलकुलेटर तू बैग में से, इतनी देर क्या कर रहा था? सबके पास है ना कैलकुलेटर? अब ये हो गया. अब इसमें क्या आता है? 4th करंट ईयर. अच्छा एक मिनट, पहले ये बताओ ना, ये कब से अलाउ होगा? कौन से ईयर में अलाउ होगा? 45,333 कौन से ईयर से अलाउ होगा? अलावेबल फ्रॉम कौन से ईयर से? PY कौन सा? 24-25. क्यों? ब्रैकेट में इधर घर ड्रॉ करने का, क्योंकि घर रेडी कब हुआ? 31 मार्च 25. अरे 31 मार्च 25 भी एक दिन है ना, उसी साल का दिन है. साल स्टार्ट्स फ्रॉम द ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल भी उसी में आता है, और मार्च 25 भी उसी ईयर में आता है. बराबर है ना? तो उस साल से अलाउ होगा. ऐसे कितने साल के लिए अलाउ होगा? वो पूछा है क्या अपने को? नहीं. अपने को वर्किंग कौन से ईयर का देने का है? करंट ईयर. और हमारे लिए करंट ईयर क्या होता है? ऑलवेज आर करंट ईयर इज PY. 24-25 के लिए पूछा है, तो इधर प्री कंस्ट्रक्शन आने वाला है क्या? आने वाला है. प्री तो आने ही वाला है, अभी करंट का स्टेटस देखना पड़ेगा. पहले प्री तो आ गया. अरे प्री में डाउट है क्या? बेटा एनीबडी हैविंग डाउट, डोंट गेट स्कैर्ड. I will not shout at you for asking me queries and doubts. I will not. Whatever your doubt, you ask. मैम लैग हो रहा है बहुत. श्रुति का लैग हो रहा है, बाकी किसी का हो रहा है क्या लैग? डन है क्या? हाँ. अब करंट ईयर इंटरेस्ट निकाले. लिख के हो गया क्या? अब लिखो करंट ईयर इंटरेस्ट. करंट ईयर इंटरेस्ट कितना है? करंट ईयर इंटरेस्ट दैट इज लिखो PY 24-25. तो पहले रीपेमेंट देखने का. क्या PY 24-25 में लोन रीपे हुआ क्या? नहीं. रीपेमेंट के बारे में कुछ भी बताया नहीं है, मतलब अभी भी लोन चल ही रहा है, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट बैंक आपसे लेगी. तो करंट ईयर में कितना देना पड़ेगा? 10 lakhs इंटू 16% फॉर द होल ईयर मीन्स 1,60,000. अरे सही है ना? अरे देख लो ना. अरे हाँ ना. अब सेकंड लोन का वर्किंग करते, फिर टोटलिंग वगैरह करेंगे. अभी किसका वर्किंग करेंगे? सेकंड लोन. अभी पहले लोन का हो गया. कौन सा लोन हो गया? 10 लाख का. क्वेश्चन पढ़ो. और एक लोन लिया है
देखो देखो कितने का लोन लिया है और उसकी डेट भी देखो बेटा। अब मैं रोमन नंबर 2 दूंगी और उसको लिखेंगे लोन ऑफ कितना 8 lakhs। बेटा कौन सा लोन ऑफ 8 lakhs। अरे सही है ना। क्या हो गया? ओके बताओ डेट ऑफ टेकिंग द लोन। लोन टेकन डेट 1/10 और कंप्लीशन कब हुआ? 31 मार्च 25। कुछ आपको विशेष टिप्पणी बोलना है यहाँ पे? कुछ आपको कुछ बोलना है? क्या बोलना है? 16%। ओके दैट इज ओके। Yeah, I'm waiting for that. Correct. देख के अगर आपको पता चल गया तो सुपर्ब, नहीं देख के पता चल गया तो फॉर्मूला में डाल के देखेंगे तो भी आंसर वही आएगा कि देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्यों नहीं है? लोन लिया आपने 1 अक्टूबर 24 माने पीवाई 24-25। आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 मार्च 25, दैट इज ऑल्सो इन पीवाई 24-25। तो प्री कंस्ट्रक्शन नहीं है। जिस साल घर कंप्लीट हुआ उसी साल लोन भी लिया है आपने, तो यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये देख के लॉजिकली समझा तो सुपर्ब। कभी कभी क्या होता है लॉजिकली आपको चीजें समझी होती है बट एग्जाम के प्रेशर में आप नहीं अप्लाई कर पाते, इसलिए फॉर्मूला काम करेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है, डेट ऑफ टेकिंग द लोन। नाउ व्हाट इज डेट ऑफ टेकिंग द लोन? आपका डेट ऑफ टेकिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन और 31 मार्च प्रीसीडिंग 31 मार्च प्रीसीडिंग व्हाट कंप्लीशन डेट। अरे हाँ ना, मैं से फॉर्मूला लिख रही हूँ। ये क्वेश्चन के बाद अपन एक ब्रेक ले लेंगे, है ना। विच एवर इज अर्लियर। व्हाट इज डेट ऑफ टेकिंग द लोन? 1 October 24। What is the repayment date? Ma'am, it is not given. Obviously, this date will be later. अब फोकस करो आप, यहाँ कंप्लीशन पहले ब्रैकेट में लिखो 31 मार्च 25। ए सब लोग सुनो, कंप्लीशन क्या है? 31 मार्च 25। उसके पहले का मार्च इज 31 मार्च 24 तक प्रॉब्लम है। ये ऐसा उल्टा पीरियड नहीं हो सकता है, ये वियर्ड है। मतलब ही ये इंडिकेशन है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं है। आई कांट हैव अ पीरियड उल्टा अक्टूबर 24 टू बैकवर्ड मार्च। नो, दैट मीन्स देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और प्री कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन के पहले वाले मार्च तक है, तो उसके बाद अगर आपने लोन लिया तो प्री कंस्ट्रक्शन का सवाल ही नहीं आता। मैम क्या ये फॉर्मूला एग्जाम में लिखने की जरूरत है? नहीं, अगर आपको ये देख के पता चल गया कि देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन। कैसे? लोन भी आपने पीवाई 24-25 में लिया, कंस्ट्रक्शन भी 24-25 में लिया, जिस साल में लोन लिया उसी साल में घर कंप्लीट हुआ है। आई कैन स्ट्रेट अवे से देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। आपको वैसे नहीं समझा, नो मैम मुझे सेफर रहना है, एग्जाम में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो पुट इट इन द फॉर्मूला ऑलवेज। योर फॉर्मूला विल नेवर फेल यू। इफ यू गेटिंग अ वियर्ड पीरियड लाइक दिस, इट इंडिकेट्स देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अरे सही ना? लेकिन करंट ईयर तो आएगा ना। हाँ ये लिखो पहले, तो ये हो गया पहला कि प्री कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। बेस्ट है, कोई पीरियड नहीं निकालना, कोई इंटरेस्ट नहीं निकालना, डिवाइड बाय 5 नहीं करना। सुन रहे क्या अभी तुम? ओके सेकेंड नाउ
व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? करंट ईयर. अरे करंट ईयर मतलब कौन सा ईयर? करंट ईयर इंटरेस्ट. व्हाट इज करंट ईयर? पीवाई 24-25. क्या स्टेटस है लोन का 24-25? मैम इसी साल तो लिया 1 अक्टूबर को, तो पूरे साल का इंटरेस्ट मत देना बैंक को. बेटा ये टैक्स नहीं पढ़ा रही हूँ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये नॉर्मल अकाउंट से, कॉमर्स सेंस है आपका, कॉमर्स, नॉट इवन कॉमन, कॉमर्स सेंस है. हाँ ना. तो ये देखो लोन इस साल में लोन इज outstanding from 1 October 24 to the year getting over on 31st March 25. तो that is 6 months. अरे हाँ ना, काउंट करो. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. कितना आ गया? ओहो 8 लाख पे 16% फॉर 6 months. अयो कितना आ रहा है? सही है क्या? अरे डाउट है क्या? अब टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट पहला सबसे ऊपर का अमाउंट कितना आया था? नो 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 नो, स्प्लिट एक एक अमाउंट चाहिए मुझे. प्री कंस्ट्रक्शन 45,333 प्लस 1 लाख प्लस 64,000, टोटल कितना रहा है? 2,69,333. बट ये अलाउ नहीं होगा. इतना करने के बाद भी आपको 2 मार्क्स कम मिल जाएंगे. बेटा उसने घर एसओ रेसिडेंस के लिए लिया है और एसओ में देयर इज अ लिमिट ऑफ 2 lakhs. तो आंसर आएगा अलाउएबल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B फॉर एसओ प्रॉपर्टी विल बी 2 lakhs. अब क्या क्या पार्ट फिर से एक्सप्लेन करना है? हाँ, करंट ईयर की डेट एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार. करती हूँ. टोटल इंटरेस्ट अलाउएबल 2 लाख होगा, करेक्ट. तो श्रुति वांट्स मी टू एक्सप्लेन करंट ईयर. ओके, करंट ईयर की डेट एक्सप्लेन करती हूँ. पहले लिख के लो, तो मुझे नेविगेट करना है वो एक्सप्लेन करने के लिए. अभी रेडी? ओके लिसन. मैम करंट ईयर की डेट एक्सप्लेन कीजिए. ओके बेटा, देख मंजूषा में दिया है. करंट ईयर में तुमने 8 लाख का लोन कब लिया? यू टुक द लोन ऑफ 8 lakhs एट द सेम रेट ऑन 1 October 24. अक्टूबर 24 मतलब कौन से ईयर में तुमने लोन लिया? पीवाई 24-25. तो 1 अक्टूबर से लोन लिया तो बैंक 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी. इस साल में बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी? 31 मार्च 25 तक, क्योंकि ईयर 25 तक होता है. उसके आगे का इंटरेस्ट अगले ईयर चार्ज करेगी. तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा. किसका डाउट था? और किसी को डाउट है क्या? पूछो. और डाउट है क्या? डाउट है? अरे डाउट है क्या? नहीं है? एनीबडी इन द क्लास? RHS टू मच टॉकिंग. आई डोंट लाइक इट. यस, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? डाउट है किसी को? तुमको लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है? तो 11th क्वेश्चन भी हो गया क्या हमारा? यस. 5 मिनट का सॉन्ग ब्रेक ले लो. कोई गाना गाने को आएगा क्या? नहीं आया कोई तो अपन सॉन्ग प्ले करेंगे. बट कैन समबडी कम फॉर अ शायरी, कम फॉर सिंगिंग अ सॉन्ग? कम. माइक दे तका. प्लीज एक्सप्लेन वंस. 1 मिनट. व्हाट आई विल एक्सप्लेन वंस? ओ माय गॉड, प्लीज एक्सप्लेन वंस. व्हाट इज वंस? हाँ 6 months. ये देखना, ए तू आ जा तब तक, रेडी हो. पीवाई 24-25 में लोन इज फ्रॉम 1 October to 31st March.
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने के लिए लोन है उस साल में आउटस्टैंडिंग, तो बैंक 6 महीने का इंटरेस्ट लेगा। यस कम। एक्सप्लेन मैं भी कर रही हूँ, वो थैंक यू सिर्फ श्रुति को बोल रहा है, मुझे भी बोलना, मैंने भी एक्सप्लेन किया है। माइक लेना उधर से। फास्ट करेगा तो कर, तेरा लगान तो फिर कैसे, फिर आज नहीं, जब तू करेगा तो किसी और का मोबाइल लेके ऑक्स केबल, बी क्विक, यहाँ पे आ जा। ये 5 मिनट वाला ब्रेक है क्या? फिर मैं फिर से नहीं दूंगी, फिर अभी 5 मिनट का टाइमर लगाओ क्या? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो, सब बाहर जा रहे हो तो ऐसे ही लग रहा है ये 5 मिनट, नहीं जाने का तो जाओ, बट ये ऐसे ही लग रहा है ये 5 मिनट वाला ब्रेक है। हाँ तू गाना गा। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तो सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, है तुझे कितना चाहने लगे हम, किस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से ही, जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, है तुझे कितना चाहने लगे हम। वेरी नाइस, नाइस वॉइस यू है, वेरी नाइस। ये लेके जाओ, ये ले। क्या नाम है तेरा? रमेश, वेरी नाइस। क्या करना है? नहीं ब्रेक देती हूँ ना, अभी स्टार्ट करते हैं, अभी पढ़ाई करते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक दूं क्या बाद में, कि यही ब्रेक है, इधर ही एक्सटेंड करूं? और एक चाहिए? चीटिंग है तुम्हारी बहुत ज्यादा। चलो क्लैप योर हैंड्स एंड गेट चार्ज। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? होमवर्क। ए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? होमवर्क। करोगे ना होमवर्क? ओके क्या करोगे ना होमवर्क? मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ही दे रही हूँ होमवर्क के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता है सॉल्विंग के लिए, है ना? हाँ आगे जाएंगे। 13 हो गया है हमारा। फोर्टीन करेंगे क्या सॉल्व? 14 में तुमको लिख के लेना पड़ेगा, 14 में लिख के लेना पड़ेगा ना, अमाउंट्स गायब हो गई है।
अच्छा चलो, रेडी है क्या तुम? कमान कमान फास्ट। हाँ, गुड इनफ। तो 14 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हम क्या लेंगे, 5 मिनट का ब्रेक, एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉर एन आवर मोर। परफेक्ट है क्या? यस। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। ओह, मुझे दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ से ना वो लास्ट बैच के अमाउंट्स। कोई मेरे मंजू में भी लिखेगा क्या? लास्ट बैच आई विल ओपन। ये ढूंढना पड़ेगा, नंबर अलग होगा ना। ये है क्या? यही है? ओह, so note it down. Shh, hey, don't talk. RHS is talking too much. चलो, note down. Hey, you note down fast. कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा ही लिखना है। ये मिसिंग है ना उधर, 50%, 25, 25 और ये 8000, बाकी डैश डैश ही है। कर दिया नोट? आठ हजार। रुको, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ अभी तुमको। ये लो, इधर क्या है, 50% है ना। फ्लोर एरिया, ये क्या है, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया कितना है? ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2, ये यूनिट 3। ये कितना फ्लोर एरिया है? एंड लेट आउट है, ये लेट आउट एट अ मंथली रेंट, ये 8000 है, और ये डैश और ये डैश। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेडी है क्या तुम? देख, थैंक यू बेटा। ओके, क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या? रेडी है? चलो, बस 15-20 मिनट ही ब्रेक लेंगे, 5 मिनट का। तो 5 मिनट में ब्रेक, हम रिफ्रेश हो जाएंगे। और चलो, एक्स यूजेस यूनिट 1। ये ध्यान दो बेटा, एक्स ने यूनिट 1 जो है वो लेट आउट है। एरिया कितना है? 50% है। यूनिट 1 का एरिया कितना है? 50%। बेटा मैं तुम्हारी ना जगह चेंज कर दूंगी, अभी बातें करोगे नहीं इतनी ज्यादा, अलग बिठाऊंगी तुमको, एक साथ बैठने नहीं दूंगी। इतना नहीं बात करने का है, लिमिटेड। लेट आउट एट अ मंथली रेंट, कितना लेट आउट है? 8000। ओके, यूनिट 1, यूनिट 2 25% बोला और यूनिट 3 25%। अभी इनका पर्पस क्या, मतलब घर के टुकड़े कर दिए क्या? हाँ, घर के टुकड़े कर दिए बेटा, तो हमें भी टुकड़े करने पड़ेंगे, तो डेटा भी डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ ना। हाँ, एक्स यूजेस यूनिट 1, अयो, he uses unit 1 from 15 Jan 25 to 15 March 25. he uses is, x uses मतलब वो दो एसओ है। एक्चुअली वो लेट आउट प्रॉपर्टी है, बट बीच में 2 महीने वो यूज कर रहा है। बीच में 2 महीने वो क्या कर रहा है बेटा? यूज कर रहा है। एंड सम ऑफ 1000 कुड नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द टेनेंट। कुड नॉट बी कलेक्टेड म्हणजे काय? अनरियलाइज रेंट। ओहो, कुड नॉट बी कलेक्टेड म्हणजे काय? अनरियलाइज रेंट। X uses unit 2 for the purpose of his residence, तो unit 2 SO है। अरे हाँ ना, unit 2 SO है। यूनिट 3 बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। ओ, ये उसका ऑफिस है। यूनिट 3 में क्या है? ऑफिस है। यूनिट 2 क्या है? एसओ है। यूनिट 1 क्या है? एलओ है। अरे हाँ ना। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 192। इंश्योरेंस प्रीमियम, अच्छा ये फ्लो में पढ़ने का। मैम इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, लाइफ का नहीं है। डेटा सब किसका चल रहा है? घर का। तो ऑब्वियसली ये इंश्योरेंस प्रीमियम किसका है? हाउस का है। लाइफ इंश्योरेंस शब्द बोला तो एटीसी में आता है। अयो, क्या लाइफ इंश्योरेंस वर्ड्स बोले तो कहाँ जाता है? एटीसी में। अरे इंश्योरेंस 2 प्रकार का होता है, लाइफ एंड नॉन लाइफ। गाड़ी का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, उसके लिए एटीसी नहीं मिलता। एटीसी लाइफ इंश्योरेंस के लिए मिलता है। अभी एटीसी की लिस्ट तैयार होएगी अपनी, आज और भी हम एटीसी में अपडेट करते जाएंगे। बहुत धीरे धीरे एटीसी हम इंडिपेंडेंटली ऐसे सीखते जाएंगे। अब देखो, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इज 16,000। लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू इज अ टाइप ऑफ टैक्स। लिखो, तुमको लगेगा रेवेन्यू है तो ये इनकम है, नहीं। लैंड रेवेन्यू इज अ टैक्स दैट यू पे ऑन अ लैंड इन रूरल एरिया। ओके, सो व्हाट इज लैंड रेवेन्यू? इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स पेड ऑन लैंड इन रूरल एरिया।
बराबर है क्या? अरे हाँ ना। रिपेयर्स, घर का रिपेयर हुआ 4,000, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स पे करने के लिए 4,000 का इंटरेस्ट है। इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम बिजनेस, पीजीबीपी 161 200 है। वो बिजनेस भी कर रहा है क्या? हाँ मैम, वो यूनिट 3 देखो ना, घर का 25% उसका ऑफिस ही है। अरे उसने घर के 3 टुकड़े किए, एक एसओ, एक एलओ और एक ऑफिस। So his income from office is 161 200 without debiting. Ayo, without debiting house rent and other incidental expenses including admissible depreciation for 1/4 portion used for business. इसका क्या मतलब है? I will explain. अभी तक तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ एचपी इनकम भी है और पीजीबीपी भी है, हाँ ना? देर इज एचपी एंड देर इज पीजीबीपी. डिटरमाइन taxable income and tax liability of X for assessment year 25-26 subject to he contributes 8,000 towards home loan account, उसको ATC मिलता है. वो क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगी थोड़ी देर में. And he contributes 13,000 in ULIP, उसको भी ATC मिलता है. And he contributes 2,000 towards इंदिरा विकास पत्र ATC क्रॉस, उसके लिए ATC नहीं है. हर इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे आपको ATC मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है. जो जो इन्वेस्टमेंट ATC सेक्शन में एक्ट में दिया है सिर्फ उसके लिए ATC मिलता है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. क्वेश्चन पढ़ने का सब कुछ 100% नहीं समझा तो भी नो प्रॉब्लम. सबसे पहले क्या ढूंढने का क्वेश्चन में? इंस्ट्रक्शन. चलो इंस्ट्रक्शन ढूंढो क्वेश्चन में. कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. क्या करना है? कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी. तो वो हेडिंग दे देने का, पहले स्टार्ट करने का. यू हैव टू, आई विल टेल यू वन थिंग. इफ यू प्लान टू ट्रैवल फ्रॉम पुणे टू मुंबई, इधर बैठे बैठे पूरा मुंबई का रास्ता दिखता है क्या? नहीं. यू कैंट सी एवरीथिंग बट यू हैव टू गेट रेडी. You have to get ready and go and sit in the car and start driving. तो थोड़ा भी रास्ता आगे का दिखे तो उतना sufficient है. पूरा destination का रास्ता हमें दिखाई नहीं देता. Even if you start and start moving, it is okay. ठीक है? Yes. तो चलो instruction क्या है? Computation of tax liability. Question number क्या है? Page number 22. और उधर मंजू में नंबरिंग कर रहे क्या? कौन नहीं कर रहा है? नेबर्स चेक करो, मुझे बताओ. कमान कमान, हु इज नॉट नंबरिंग? लेट मी नो. हु इज नॉट नंबरिंग? नॉट नंबरिंग. नंबरिंग. एवरीबडी इज नंबरिंग हियर. इधर इधर लास्ट फ्यू बेंचेस. आई ऑल नंबरिंग योर नोटबुक? दिस साइड एवरीवन. हाँ चलो. लाइव स्ट्रीमिंग. आई ऑल नंबरिंग बेटा द नोटबुक पेजेस. हो करूँ आगे? चलो. कॉम्प्यूटेशन ऑफ का है किसका? एसएससी का नाम दिया है क्या कुछ? मिस्टर एक्स. फॉर AY 25-26. मी एंड माई नेबर बोथ आर डूइंग नंबरिंग. किधर सृष्टि तू? लाइव स्ट्रीमिंग में कौन है तेरा नेबर? Computation of tax liability of Mr. X for AY 25. What page number are you on? 62? 70? तो 100 पेजेस तो ऐसे, मैं बोल रही 400 पेजेस तो हमारे ऐसे इनकम टैक्स में खत्म हो जाएंगे. हाँ 200 के 2 बुक्स लगती है जनरली. तो 50-60 के आसपास आ गए ना अभी आप. 70 तो अभी तो एक पहला हेड ऑफ इनकम है. अपने को कितने 5 हेड्स सॉल्व करने के अभी तो. एंड देन स्टिल मोर चैप्टर्स. चलो. उसका डॉग भी सीए कर रहा है. कुछ भी बोल रहा है. ये कौन है? आर्यन. चलो लेट्स राइट डाउन. इनकम फ्रॉम HP. नोट 1 PGBP. नोट 2 कोई और हेड नहीं है ना? लीव अ लाइन ऑलवेज. बेटर रहता है. कोई हेड ऑफ इनकम अचानक से आ गया आपको ध्यान में नहीं आया, सो लीव अ लाइन. एंड देन से GTI.
चैप्टर 6 से काफ़ी है इधर, सो लेट्स लीव सम स्पेस, लेट्स चैप्टर 6 से डिडक्शंस. लीव 3-4 लाइन्स एंड से NTI. NTI के बाद लीव स्पेस फॉर टैक्स कैलकुलेशन. नोट 1 इनकम फ्रॉम HP. आई एम रेडी, आर यू रेडी? बराबर ना. टैक्स लाइबिलिटी पूछा तो उसके लिए NTI चाहिए, NTI के लिए GTI चाहिए, GTI के लिए हेड्स ऑफ इनकम चाहिए. 2 हेड्स ऑफ इनकम है, 25% में उसका ऑफिस है और एक घर उसने रेंट पे भी दिया है, तो इनकम तो आएगा ना उधर से. अरे हाँ ना, अयो डन है. लीव लाइन ना, लीव सम स्पेस फॉर टैक्स. आई विल गो अहेड. चलो नोट 1 क्या लिखेंगे? इनकम फ्रॉम HP. अब नोट 1 में और भी कुछ नोट्स देने होंगे तो 1A 1B 1C बनेगा. चलो इनकम फ्रॉम HP. पहले फैक्ट्स, फिर अभी ड्राइंग करेंगे, घर बनाएंगे. अब घर के कितने पार्ट्स करेंगे? ये 50%, तो ये क्या हुआ? LO. ये यूनिट कौन सा है? 1. इधर ये क्या है? रेसिडेंस. ये कौन सा यूनिट बोला है? क्वेश्चन में दिया है ना, यूनिट 1, यूनिट 2, रेसिडेंस. तो ये SO होगा ना बेटा. और ये क्या है? ऑफिस. दिस इज यूनिट 3. यो मैंने उधर ऐसे यूनिट नहीं लिखा, डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, यूनिट 2. और वो क्या है? SO. यूनिट 3 किधर जाएगा? PGBP. You remember 3 conditions? चलो, what are the 3 conditions when income will be taxable under HP? 1, there is income from 1, there is a house property. 2, assessee is the owner of the property, and 3, assessee is not using it for his own business or profession. अगर आप खुद वहां से business और profession कर रहे हो तो then it is taxable under PGBP, क्योंकि वहां से क्या generate हो रहा है? business income. अरे सही है ना? पक्का? Oh my God. चलो, so लेट्स राइट डाउन. यूनिट 1 के बारे में जो इंपॉर्टेंट डेटा है आप बोल सकते हो. मैम इट इज SO फॉर हाउ मच टाइम? पक्का? फ्रॉम व्हाट डेट टू व्हाट डेट? 15 Jan 25 टू 15 March 25. तो ये 2 महीने के लिए क्या है? SO है. साल में कितने महीने हैं? 12. तो बचा हुआ 10 महीने क्या होगा? So this is SO for 2 months, LO for 10 months. Treated as LO. नहीं मैम, लेकिन मुझे डाउट है, ये मुझे बराबर नहीं समझा. ऐसा कोई है जिसको डाउट आ रहा है? मैम 15 Jan तक ही यूज किया, फिर 15 मार्च तक ही यूज किया. 15 मार्च के बाद 31 मार्च तक क्या? अरे वो हमेशा से LO ही था. मे भी घर पे कुछ फंक्शन है, इवेंट है, तो मैंने मेरे टेनेंट को बोला देखो ना घर पे शादी है, कुछ इवेंट हो रहा है, तो मैंने बोला कि क्या 2 महीने के लिए सिर्फ आप बाहर शिफ्ट हो सकते हो क्या? कैन आई यूज दिस कंप्लीट हाउस, क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आने वाले. ही अग्रीज. देन यू टेक, तुम वापस आ जाओ रहने को 15 मार्च के बाद. बराबर है? तो पूरे साल के 12 महीने में से सिर्फ 2 महीने मैंने टेनेंट को बोला तुम बाहर जाओ, मैंने यूज किया. कौन से 2 महीने? 15 Jan टू 15 Feb 1 महीना, 15 Feb टू 15 March दूसरा महीना, और 15 मार्च को उसको बोला तू आजा वापस. तो 2 महीना SO, 10 months LO. यू शुड ट्रीट दिस लाइक अ LO प्रॉपर्टी. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो ट्रीटेड एज LO. इसका पर मंथ रेंट कितना है? 8,000 पर मंथ. एंड एनी अनरियलाइज रेंट? क्वेश्चन में दिया है अनरियलाइज रेंट इज 1,000. वेकेंसी है क्या? नो मैम, जो SO पीरियड होता है वेकेंसी उसको नहीं माना जाता है. तो साल के 12 महीने में से 10 महीने टेनेंट रह रहा था, 2 महीने मैं रह रही थी, तो वेकेंसी का सवाल ही नहीं है. SO पीरियड कैन नेवर बी ट्रीटेड एज वेकेंसी. रिपीट दिस 2 times. कम ऑन. SO पीरियड कैन नेवर बी ट्रीटेड एज वेकेंसी. वन मोर टाइम. वन मोर टाइम. एज वेकेंसी. पक्का? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? चलो, यूनिट 1 के फैक्ट्स में किसी को कोई डाउट है क्या? यूनिट 2 तो बेस्ट है. क्या है वो? 25% है. अच्छा, ये 50% है.
और ये एलओ होगा, और ये 25% है, और ये एसओ है। बस एसओ के लिए तो मुझे कुछ डेटा ही नहीं चाहिए ना। हाँ, और मैम यूनिट 3 इधर नहीं लिखेंगे, यूनिट 3 के बारे में कहाँ लिखेंगे? अच्छा यहाँ नहीं तो लिख ही देते फैक्ट्स में, कोई बात नहीं। यूनिट 3 लिखो, 25% यूज्ड एज ऑफिस। बस बाकी का जो मुझे लिखना है वो पीजीबीपी में लिखवाती हूँ। सही है ना हेमंत? ऐका मी 5 मिनिटात